अच्छा, अब इसको नया इंटरनेट क्यों कहते हैं? इसको नया इंटरनेट इसलिए कहते हैं कि आपको पता है इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ था 90s के दौर में, तो क्या कर सकते थे हम इंटरनेट पे? हम इंटरनेट पे वेबसाइट खोलते थे और सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते थे। उससे ज्यादा इंटरनेट पे कोई एक्सेस नहीं होता था। हम MSN.com होता था, Yahoo.com होता था, ज्यादा से ज्यादा ईमेल का एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ था। मगर मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आप देखेंगे तो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल थी। इसको कहते हैं इंटरनेट वेब 1.0, जिसमें रीड ओनली फीचर्स थे, स्टैटिक वेबसाइट थी। इसके बाद 2004 से एक नया दौर स्टार्ट हुआ इंटरनेट का। हुआ कि नहीं हुआ? उसमें क्या हुआ, टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई, सोशल मीडिया का दौर आ गया, ट्विटर, फेसबुक, विकीपीडिया, फ्लिकर, फेसबुक, इन्होंने ये प्लेटफॉर्म के बाद अपनी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, ये बेसिकली यूजर्स की इंफॉर्मेशन को आपस में इंटरेक्शन पैदा की, यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को पॉपुलेट करने का ऑप्शन दिया इन्होंने। यूजर्स को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का मौका दिया, एक बंदा दूसरे, आप अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ कोई चीज शेयर करने का ऑप्शन दिया है इन्होंने। जो व्हाट्सएप भी इसी का एक इसी वेब 2.0 का ही एक एप्लीकेशन है। तो ये है। फिर क्या हुआ, अब इस एज में क्या प्रॉब्लम? अब जब नया इंटरनेट आया है, और हम इसको जब नया इंटरनेट कह रहे हैं, तो पुराने इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम था क्या? वो प्रॉब्लम्स क्या थे? अब उस पर डिस्कस करते हैं। मुझे चैट में बताएं कि इस पुराने इंटरनेट में जो वेब 2.0 कह रहे हैं, जिसमें क्या प्रॉब्लम थे कि हमें एक नया इंटरनेट की जरूरत है? मुझे चैट में बताएं करंट इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें नए इंटरनेट की जरूरत है? ओनरशिप इशू है, सिक्योरिटी इशू है, प्राइवेसी इशू है, वेरी गुड। कांट ओन द कंटेंट, बिल्कुल सही कहा। सेंट्रलाइज सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम है, जी बिल्कुल प्रॉब्लम है। डायनामिक वेबसाइट, कांट ट्रैक बैक सोर्स पेमेंट, के लिए हमें बैंक पर डिपेंडेंसी करनी पड़ती है। प्राइवेसी, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, फेलियर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आप कहना चाह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इश्यूज हैं, कंपनीज पावरफुल होती जा रही है, नो ऑथेंटिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट्स, प्राइवेसी इश्यूज। बिल्कुल सब सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, क्यों? सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जो सारा दिन हम जिसके फुटप्रिंट्स हर वेबसाइट पे छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि हर वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं तो आप एक पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको देते हैं लॉग इन करने के लिए, और वो इंफॉर्मेशन का मालिक उसको बना देते हैं। इसको कहते हैं आप डेटा फुटप्रिंट्स छोड़ते जा रहे हैं। जहां जहां डिजिटल एप्लीकेशन जो जो यूज करते हैं ना, उसमें हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते चले जाते हैं। जिस तरह आप चलते हैं तो पैर के कदम जमीन पे चलते हैं ना, रेत पे चलते हैं या किसी रेत पे एग्जांपल आप चलते हैं तो आप अपने फुटप्रिंट छोड़ते चले जाते हैं। इसी तरह आप कोई भी डिजिटल एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, आप डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते चले जाते हैं। अब देखिए, इंफॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और जो बड़ी कंपनीज ने रियलाइज कर लिया है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टॉक पाइल कर लिया है, जिन्होंने गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन है, एप्पल है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिन्होंने आपकी, फेसबुक है, जिन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन इतनी जमा हो गई है, इतनी जमा हुई है हमारी इंफॉर्मेशन उनके पास कि वो अब हमसे ज्यादा हमें जानते हैं। हमारी डिजिटल आइडेंटिटी उनके पास ज्यादा है हमसे। जैसे उनको पता है गूगल मैप्स पे, हम कराची वाले तो इतना, कराची, लाहौर और बड़े सिटीज वाले तो मेरे ख्याल इतना डिपेंडेंट हो गए कि हम शायद घर जाने के लिए गूगल ड्राइव, जहाँ से गूगल मैप्स जहाँ से बोलते हैं हम वहां से टर्न मार लेते हैं। वो बताता है हमें सबसे बेस्ट रास्ता आज घर जाने का क्या है, कहाँ सबसे कम ट्रैफिक मिलेगा। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आप खोलते हैं तो वो बता देता है कि आज आपको क्या देखना चाहिए, वो आपको सजेशन दिखा देता है। आप उन वेबसाइट्स आपको चलाती है, क्या देखना है आपको वो बताती है। फेसबुक आप खोलते हैं तो आपको क्या देखना है वो आपको फेसबुक अपनी मर्जी से एडवर्टाइजिंग दिखाता है, अपनी मर्जी से रील्स दिखा रहा होता है, और जिसमें से आप 90% ऑफ टाइम वही चीजें देखने लग जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी आपको। अमेजोन की बात कर लें, या ईबे बात कर लें, या किसी ने अली एक्सप्रेस और दराज तो सबने यूज करी होगी। वो भी आपको
चीजें रेकमेंड करता है, प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहा होता है जो आप जिसमें से ही आप परचेज कर लेते हैं 95% ऑफ टाइम या 70% ऑफ टाइम। तो ये बिग जायंट्स ने आपको अभी से चलाना स्टार्ट कर दिया यूजिंग योर पर्सनल डिजिटल आइडेंटिटी, जो हमसे ज्यादा इन लोगों के पास हमारी इंफॉर्मेशन है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि इससे ये सेंट्रलाइजेशन से ये कुछ कंपनीज इतनी पावरफुल हो गई हैं, जिन कंपनीज इतनी पावरफुल हो गई हैं कि वो इवन वर्ल्ड सुपर पावर से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, अमेरिका और चाइना से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन इनके पास अक्यूमुलेट होती जा रही है। जिस स्पीड से इनके पास इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट होती चली जा रही है, एक टाइम आ जाएगा कि ये तो गवर्नमेंट से, दुनिया की गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो इसका कंट्रोल ये है कि अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें इन कंपनीज पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। ऐसी एप्लीकेशंस की दुनिया को जरूरत है कि जो ऐसी चीजें डेवलप हो ताकि लोग स्विच हो सके, शिफ्ट हो सके। ऑल तो कुछ बननी स्टार्ट भी हो गई जिसके मैं आपको नाम बताऊंगा। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है? एक तो आपकी जो प्राइवेसी वो स्टेक पे होती है, डेटा आपके पास नहीं होता, उस कंपनी के पास होता है आपका सारा डेटा। आपके सारी प्राइवेसी स्टेक पे होती है उस कंपनी पे, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। आप सारा डेटा गूगल पे डाल रहे हैं, एप्पल क्लाउड पे डाल रहे हैं, कौन सा और ड्राइव है, और मुख्तलिफ डेटा शेयरिंग की वेबसाइट्स हैं, आप उनको डेटा दे रहे हैं, उन पे स्टोर कर रहे हैं, आप उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आप जो जरूरत है ना, वो ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग की जरूरत है। ब्लॉकचेन इज अ ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग। और जो सेंट्रलाइज होता है ना, सर्वर्स होते हैं, आप उसमें ट्रस्ट कर रहे होते हैं जो सेंट्रलाइज कंपनी में। फिर दूसरा रिस्क ये है, प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन ये है कि डेटा माइट बी सोल्ड। आपका डेटा बिकता है, ये तो सब आपको पता है ना कि एडवर्टाइजर्स आपकी जो सर्च सर्च हिस्ट्री है, ब्राउजर हिस्ट्रीज हैं, आपकी जो शॉपिंग इंफॉर्मेशन है, आपकी ब्राउजर हिस्ट्री है, ये सेल होती है। आप जितना इंटरनेट पे जितनी आपकी फुटप्रिंट्स है, जितनी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सब सेल होती है। एडवर्टाइजिंग सबसे हाईली पेड डेटा है वो। डेटा इज द न्यू गोल्ड, जिस तरह बताया ना। हर वेबसाइट, स्पेशली गूगल हो गई, फेसबुक हो गए, सब ये बेस्ड वन कंपनीज थी दुनिया की इन अर्ली 2000 के अंदर। वर्ल्ड नंबर वन जो कंपनी थी वो याहू थी। मगर याहू के आज देखें तो कितने स्कैंडल आ गए हैं। एक तो उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, उसकी यूजेज कम हो गई, मगर उसका डेटा भी बहुत दफा हैक हो चुका है। पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों का बहुत दफा वहां से हैक हो चुका है। तो ये सेंट्रलाइज सर्वर हमेशा प्रोन टू हैकिंग होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ हैकिंग तो हमेशा रहती है। आपको ईमेल भी अक्सर, कभी पहले तो आजकल तो नहीं आती, मगर पहले आ जाती थी 1-2 साल में कभी कि प्लीज आप अपना पासवर्ड अपडेट कर लें, हमें खतरा है कि आपको इन्फॉर्मेशन हैक हो गई है या कुछ हो गई है। अभी तो पिछले 4-5 साल से ऐसी कोई ईमेल मैंने नहीं देखी, मगर हमेशा सेंट्रलाइज सर्वर्स पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है और पॉसिबिलिटी ऑफ हैकिंग टेक्निकली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, वेब 3.0 को अब डिस्कस करते हैं। जो वेब 3.0 क्यों कहा जा रहा है, एक नया इंटरनेट है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट on the most of the internet that people know and use today relies on trusting a handful of private companies। यही बात हम कर रहे थे कि हम बंच ऑफ प्राइवेट कंपनीज पे ट्रस्ट करके अपना सारा डेटा शेयर करते चले जाते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो एक्ट करेंगे पब्लिक बेस्ट इंटरेस्ट में, और वो हमारा सारा इंटरनेट ओन करते हैं। दे ओन द इंटरनेट। Web 3.0 uses cryptocurrencies, blockchain, NFTs to give power back to the user in the form of ownership. It allows users to own the internet. देखिए, हम जब से पैदा हुए हमने कितनी दफा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिजिकल फॉर्म्स में भर के दिए। हम बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल का फॉर्म भरते हैं, फिर नाजरा का, फिर यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरते हैं, फिर नाजरा का भरते हैं, फिर स्कूल के एडमिशन के मल्टीपल फॉर्म भरते हैं, फिर हम मोंटेसरी के भरते हैं, फिर स्कूल के भरते हैं, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं,
फिर इनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं, फिर कॉलेज के अप्लाई करने के मुख्तलिफ कॉलेजेस के फॉर्म भरते हैं, फिर कहीं एक एडमिशन हो जाता है तो फिर उसका फॉर्म भरते हैं, फिर एनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, फिर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो दर्जनों यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो हम फिर सारी इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। फिर पास आउट होने के बाद हम कुछ यूनिवर्सिटीज में तो हर सेमेस्टर में इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है, मैंने खुद भरी है। फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म भरने पड़ते हैं। जब जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पूरी एक एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, कौन सी डिग्री आपने कहाँ से करी है, कब करी है। फिर आप किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब मिल जाती है, फिर फॉर्म भरते हैं, मिलने से पहले फॉर्म भरते हैं। सारी इंफॉर्मेशन हम अपनी इंफॉर्मेशन की कॉपीज बना 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 के हम सब इस एंटिटीज को पूरी जिंदगी बांटते चले जाते हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारी इंफॉर्मेशन की कॉपीज उनके पास है, हमने हमेशा हमेशा के लिए अपनी सारी जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक हमारी पर्सनल डिटेल है, वो इन एंटिटीज को दे दिए जो हमें, जो उस डेटा के टेक्निकली मालिक बन गए और वो उनके पास वो डेटा है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यार सारी इंफॉर्मेशन है ना, ब्लॉकचेन के अंदर एक आइडेंटिटी मैनेजमेंट का एक बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन या नादरा की इंफॉर्मेशन एक आइडेंटिटी एक बना लें तो, और सबको उस आइडेंटिटी का आप लिंक दे दें तो, और जितनी देर के लिए वो जो इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए वो एक्सेस कर ले। ऐसी पॉसिबिलिटी है आइडेंटिटी मैनेजमेंट में, पूरे कंट्री के अंदर उसका नादरा का एक डेटाबेस ऐसा ब्लॉकचेन पे आ जाए और वो सब उसका एड्रेस देते चले जाए हर जगह पे, और सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वहां से फैच हो जाए। तो अब ये जो ब्लॉकचेन आ रही है, वेब 3.0 की जो वेबसाइट्स होंगी, इनफैक्ट आप जितनी वेबसाइट यूज करते हैं आप उन पर फॉर्म भरते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं। अब वेब 3.0 बेस्ड जो वेबसाइट होंगी ना, उधर आपको फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, आप उधर वॉलेट से कनेक्ट हो जाएंगी आपकी वेबसाइट। आपका एक ब्राउजर के अंदर एक वॉलेट होगा, जैसे मेटामास्क अगर किसी ने नाम सुना, तो ब्राउजर बेस्ड, तो वो आपको जानने की जिस वेबसाइट की जरूरत नहीं है वो नहीं जानेगा। इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं, यहाँ थोड़े से हम क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं कुछ स्लाइड्स के बाद। डिसेंट्रलाइजेशन की बात और कर लेते हैं, चले। Decentralization is the idea behind the blockchain, means that blockchain can make owner of your data। अभी किस तरह owner of your data बनाएगा इसको जरा डिस्कस करते हैं हम थोड़ा आगे जाके। Rather than concentrating the power in the hands of few huge benefits, it could return the rights to owner। अच्छा, मैं बेसिकली 2 मिनट का ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, पानी वानी पी के आना चाह रहा हूँ। अरुण भाई आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर एक दो ले, मैं 5 मिनट का ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, मेरा गला सूख गया है। मैं फिर यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। प्लीज किसी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर दें। हैंड रेस करते हो, उनको आस्क 1 मिनट पे क्लिक करते हैं। आपके पास एक्सेस आ रहा है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो पहले मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा, जिन्होंने जो अपने नेम जो है वो इस तरह से रखे हैं, फॉर एग्जांपल ये रेडमी नोट 11, तो इससे ये नहीं पता चल रहा कि स्टूडेंट नेम क्या है या उनकी आईडी क्या है। तो रिकमेंडेड यही होता है कि अपना फुल नेम जो है आप डिस्प्ले में रखें, जूम में। और अगर बेहतर होगा कि आईडी, जैसे कि मैंने मेंशन की है कि आईडी जो आपकी होगी PIIC की, वो मेंशन कर दें ताकि वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो सके कि भाई ये स्टूडेंट हैं और वो उनका नाम क्या है, उनका आईडी वगैरह क्या है। एक तो ये रिकमेंडेड है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये रेडमी नोट 11, जी अगर आप प्लीज क्वेश्चन करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? साकिब? साकिब बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा ब्लॉकचेन के लिए, वो विंडोज पे चल सकता है या हमें लिनक्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा उसको? ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए? सर ब्लॉकचेन के लिए। देखिए ब्लॉकचेन के अंदर जो है ना, अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सर ने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो अभी तो देखिए इनिशियल स्टेज पे तो ब्लॉक को डेवलपमेंट आने वाली नहीं है ना। फॉरवर्ड जो भी आपकी जो डेवलपमेंट आएगी जिसपे हम जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो है ना वो डिजाइन कर रहे होंगे, तो पहले तो बाद में आपको ये स्टडी करना है कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। लेकिन अगर डेवलपमेंट जो भी आएगी ना वो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आईडी उन्होंने सर ने बताई है रिमिक्स और ट्रफल। तो ये दोनों रिमिक्स जो है वो ये ब्राउजर बेस्ड होती है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप जो है ना उसको एक्सेस करके
आपके लिए बस एक ब्राउजर होना जरूरी होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी होती है, तो ये आप आईडीई मिल जाती है, तो उसके ऊपर आप जो है ना वो इंस्टॉल उस पर एक्सेस करके अपनी जो सॉलिडिटी के ऊपर जो है ना वो प्रोग्रामिंग वगैरह डेवलपमेंट जो है ना वो कर सकते हैं। और ओके। इसके अलावा फ्रंट एंड देखिए होता ये कि देखिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट वो डिजाइन होता है या ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डिजाइन होती है तो उसके ना मुख्तलिफ पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो उसका जो लॉजिक होती है, जो बैक एंड पे लॉजिक होती है, जो एक्चुअल लॉजिक होती है सॉलिडिटी के ऊपर, वो तो ठीक है, वो रिमिक्स के ऊपर आप लिख रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना वो फ्रंट एंड डिजाइनिंग भी हो रही होती है, जिसके अंदर जो है ना आप नेक्स्ट क्वार्टर में पढ़ रहे होंगे एचटीएमएल पढ़ रहे होंगे, आप सीएसएस पढ़ रहे होंगे, आप जो है जावास्क्रिप्ट मेजरली पढ़ रहे होंगे, और जावास्क्रिप्ट से ही जो है ना फर्दर ब्रांचेस निकल रही होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्ट है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जो कि फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए यूज हो रही होगी, और फर्दर रिडक्स वगैरह भी होती हैं जब भी आप नेक्स्ट क्वार्टर 3 और 4 में जाके वो भी पढ़ रहे होंगे। तो जावास्क्रिप्ट अगर अगर आप जो है ना नेक्स्ट जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी जावास्क्रिप्ट के ऊपर जब फोकस जो करेगा, तो वो अच्छा डेवलपमेंट साइड पे जो है ना वो फोकस जो है ना उसका बनता चला जाएगा, कौन से अच्छे होते चले जाएंगे। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे HTML CSS के उसके अंदर जो है ना वो पेज के ऊपर जो है ना एक सिंपल एक हेलो वर्ड कैसे डिजाइन होता है, किस तरह डिस्प्ले होता है, तो देन CSS के अंदर कुछ डिजाइनिंग का जो है ना वो आ रहा होता है, कुछ थोड़ी बहुत बेसिक डिजाइनिंग आ रही होती है कि भाई अगर आप वेब पेज अगर आप बना रहे हैं तो उसका कलर किस तरह चेंज करना है, फॉन्ट किस तरह चेंज करना है, बिल्कुल बेसिक डिजाइनिंग है, जो कि एक्चुअल में जो है ना ब्लॉकचेन का इस तरह से पार्ट नहीं है, लेकिन उसको फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए भी चाहिए होती है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के लिए, तो वो एक इनिशियल होता है कि वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह की चीजें जो ना आप वो पढ़ेंगे इनिशियल ना। तो इसके लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ये कोई मैटर नहीं करता। तो इनिशियली तो आप विंडोज भी यूज कर रहे हैं, तो आप जो है ना वो बेसिक प्रोग्रामिंग जब आप जावास्क्रिप्ट करोगे तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब अगर आप क्वेश्चन करने से। यस सर, मोहम्मद अब्दुल्ला फ्रॉम साहिवाल। जी जी। सर मेरा एक रिक्वेस्ट थी कि जो लेक्चर स्लाइड्स हैं अगर ये लेक्चर से पहले शेयर कर दीजिए तो आसानी रहेगी। श्योर श्योर, उस पर कोई इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह जो है ना अभी क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है और एक इंट्रोडक्शन क्लास है, और आपसे जो है ना वो मैक्सिमम इंटरेक्शन जो है ना वो इंस्ट्रक्टर करना चाह रहे थे कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, आप लोग किस किस फील्ड से डोमेन रिलेट करते हैं, और किस किस मतलब सिटी से हैं, और सारे कुछ जो है ना जो क्वेश्चन आंसर आपके जो माइंड में थे वो थोड़ा सा डिस्कस करने का जो ना वो पर्पस था। लेकिन अब जैसे स्लाइड हमने स्टार्ट कर दी, लेक्चर स्टार्ट हो चुका है हमारा, तो नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह वो भी आपको शेयर हो जाएंगे। सेकेंडली सर, मैं कहते हैं मैं CS का स्टूडेंट हूँ, मेरा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है। जी सही। सो सर ये सच मुझे जो समझ आई क्वार्टर क्वार्टर वन जो है सर वो तो सारी थ्योरी है। राइट राइट बिल्कुल। सर इफ आई वांट टू फास्ट फॉरवर्ड द थिंग्स, आई वांट टू मूव टू प्रोग्रामिंग एज सून एज पॉसिबल, कैन आई जी असेस द क्वार्टर टू? नहीं देखिए इसमें अब ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो PIAC के जितने भी जो है ना प्रोग्राम्स है ना वो सिक्वेंशियली जो है ना वो एग्जीक्यूट होते हैं। ऐसा किसी भी प्रोग्राम में जो है ना वो नहीं अलाउ है कि आप डायरेक्टली जो है ना Q4 में एडमिट हो जाए या Q3 में नो एडमिट हो नो जाए। सर, आई वांटेड टू से कि मैं उसका कॉन्टेक्ट असेस कर सकता हूँ, यानी मुझे ये पता लग जाए कि आप उसमें क्या करवाएंगे ताकि मैं उसकी पहले से तैयारी कर सकूँ। नहीं वो भी इस तरह से नहीं हो सकेगा, क्योंकि देखिए मल्टीपल स्टूडेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो सिक्वेंशियली ही कोर्स जो है ना वो आगे प्रोसीड करेगा। अब इसके अंदर कंटेंट आपको आगे का मिलना शुरू हो जाए या वीडियोस आगे की मिलने शुरू हो जाए या स्लाइड आगे की मिलने शुरू हो जाए, तो ऐसा भी फिलहाल जो है ना वो नहीं पॉसिबल होगा। असल में देखिए अगर आप ऑल्दो कि आपने बताया कि आप CS के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपका जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग में डेवलपमेंट कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और इसके अंदर आपको सपोर्ट भी करेगा, लेकिन ब्लॉकचेन इट्सेल्फ बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि अभी फर्दर इवॉल्व भी हो रही है, इसके अंदर फर्दर चेंजेस भी आ रही है, फर्दर उसके अंदर डेवलपमेंट भी हो रही है। अभी जो है वो फर्दर जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो भी ज़्यादा जो है ना मतलब क्या कहते हैं वो प्रोग्रामिंग के हवाले से अगर आप पहले भी CS का बैकग्राउंड रखते हैं, लेकिन इसमें फर्दर जो है ना आप वो जो है ना टेक्नोलॉजी की जो थ्योरी है ना वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर आप फर्दर इसमें डेवलपमेंट वगैरह भी जो है ना सक्सेसफुल जो है ना नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो आप CS के स्टूडेंट हैं, आप प्रोग्रामिंग में हैं, लेकिन आपको जो है वो ब्लॉकचेन की थ्योरी है उसका समझना, उसके ऊपर जो है ना कमांड हासिल करना जो है ना बहुत जरूरी है।
तो वो आप जो है ना वो आप एक स्टेप बाय स्टेप और सिक्वेंशियली अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए इसके लिए पर थ्योरी आपको जो है ना नहीं आपको कमांड हासिल होगी, उसकी टेक्नोलॉजी का जो नो हाउ नहीं होगी, यानी कि आप कह सकते हैं एबीसी आपको नहीं आएगी और आप डायरेक्टली आप जंप करना चाहें कि जी वो डेवलपमेंट आप जंप कर दिए तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो awkward सिचुएशन हो जाएगी, वो हॉट स्पॉट हो जाएगा, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये कर सकते हैं इनिशियली, जैसे कि मैंने बताया था कि क्वार्टर फोर में जो है ना वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से जो है ना वो कोडिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि HTML जावास्क्रिप्ट तो हम जो है ना नॉर्मल वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट के अंदर भी हम यूज कर रहे हैं। उसके ऊपर आप अभी से चाहें तो वो कमांड हासिल शुरू कर दें। और इसलिए तो आप कोई भी जो है ना बुक्स वगैरह कोई भी मटेरियल हो यूट्यूब चैनल वो आप कर सकते हैं ताकि आप अपना एक क्लियर जो है ना अच्छी जो है ना वो बैकग्राउंड। अदरवाइज जो हमारा जो कोर्स के अंदर पार्ट आएगा वो नेक्स्ट क्यू से स्टार्ट होगा। लेकिन अभी आप फोकस करें Q1 के अंदर जो थ्योरी है थ्योरी को जो है ना जितना ग्रैब नहीं करेंगे, जो उसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है उसका बैकग्राउंड अगर आप नहीं करेंगे, ऑल्दो आप स्टूडेंट नहीं होना लेकिन वो नहीं करेंगे तो फिर वो बात आगे बढ़ेगी। तो इसलिए सिक्वेंशियली चलेंगे। नेक्स्ट मोहम्मद अनीस साहब अगर आप क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस स्लाइड में लिखा हुआ था कि यू ऑन योर इंटरनेट, आप प्लीज ये चीज और एक्सप्लेन कर देंगे कि मेरा अपना इंटरनेट कैसे होगा इसमें। मैं इसका जवाब, और आपकी आवाज सर क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है सही? जी जी अब आ रही है, परफेक्ट। अच्छा देखें, पहले तो ये स्लाइड्स के बारे में बता दूं, ये स्लाइड्स मैं शेयर नहीं करूंगा। ये बार बार लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये सारा कंटेंट है ना आपको जितना कोर्स आउटलाइन के अंदर बुक्स और जितने लिंक्स दिए गए हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव ये है कि आप वो पढ़ें, आप वो पढ़ें और ये सब उसमें से पॉइंटर्स निकाले गए हैं। तो ये मैंने अपने पढ़ाने के लिए किए गए हैं ताकि क्लासेस में आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई जा सके। ये मैं पॉइंटर्स दे दूंगा तो लोग वो कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो ये सिर्फ क्लासेस के हद तक पढ़ाने के लिए दिए गए हैं। ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें ये सारी स्लाइड्स लगी हुई होंगी। अलग से स्लाइड्स मैं शेयर नहीं करूंगा, बार बार वो स्टूडेंट यही सवाल पूछ रहे हैं। कंटेंट आपको इससे कई ज्यादा अवेलेबल कर दिया गया है और हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये आप कह रहे थे कि क्लासेस में आगे वाले सेमेस्टर में जंप करने का, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कोर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले लें, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले लें। आप जब उस कोर्स में एडमिट होते हैं किसी मास ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, तो आपको ये समझ के होते हैं, क्योंकि ये तो डिजाइन इसी तरह किया गया है कि एक बेसिक जिसको नोवाइस स्टूडेंट है उसको किस तरह बेसिक पढ़ा के एडवांस लेवल का स्टूडेंट एक्सपर्ट बनाया जाए। तो ये प्रोग्राम इस तरह डिजाइन किया गया है तो आपको बेसिक, मगर ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को सब कुछ बातें पता हो। जितना हमने कंटेंट जमा किया है, जितनी आप बुक्स देखेंगे, आप देयर वुड बी समथिंग हर क्लास के अंदर कि आपको कोई नई चीज पता चले। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। कुछ ना कुछ तो हर क्लास में आपके लिए भी होगा कि कोई नई चीज आपको भी पता चले। नंबर 1। अच्छा, फिर ये ऑन द इंटरनेट की बात हो रही है। देखें, जिस तरह मैंने बात बताई ना कि अभी एक बल्कि इस स्लाइड में मैं बात ही करने ही वाला था कि जब हम डिसेंट्रलाइज वेबसाइट की बात करते हैं या डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ओनरशिप ऑफ डेटा की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में होता क्या है? कोई ओनर ऑफ द डेटा तो होता ही नहीं है टेक्निकली। कोई जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे होते हैं या जिस प्लेटफॉर्म से आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या जिस वेबसाइट से आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो कोई एक वेबसाइट तो होती नहीं, कोई एक मालिक तो उसका होता नहीं है। वो तो डिसेंट्रलाइज सर्वर है। थाउजेंड ऑफ बिटकॉइन की बात करें तो वो तो 10,000 सर्वर है। इथेरियम की ब्लॉकचेन की बात करें वो 17,000 सर्वर्स पे मुश्तमिल है। आपको पता है ना, ब्लॉकचेन बहुत डिफरेंट तरह तरह की ब्लॉकचेन होती है। हम इथेरियम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, मगर स्टार्ट हमारा डिस्कशन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन से होगा। इस तरह की बहुत सारी और भी ब्लॉकचेन है। नंबर 1। नंबर 2, जब ये इतनी सारी सर्वर है, कोई ओनर ऑफ द डेटा तो कोई भी नहीं होता इनमें से। तो जो डेटा होता है ना वो आपकी ओनरशिप में होता है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप फर्ज करें ब्लॉकचेन बेस्ड एनएफटीज का आपने नाम सुना होगा, म्यूजिक शेयरिंग वेबसाइट्स अब बननी स्टार्ट हो गई है कि आज जब आप किसी को आज के इंटरनेट को यूज करके आप किसी को ईमेल करते हैं, मैं अगर फर्ज करें ये पीपीटी फाइल आपको ईमेल करता हूँ हारून भाई को, तो क्या हारून भाई को मैं अपनी एक्चुअल फाइल भेजता हूँ? नहीं, मैं हारून भाई को इस फाइल का कॉपी बना के
ईमेल कर देता हूँ, तो हारून भाई के पास एक कॉपी है, एक कॉपी मेरे पास है, मैं हारून भाई किसी और को भेजेंगे, उनके पास वो कॉपी थे। तो ओनरशिप ऑफ डेटा तो मेरे पास है ही नहीं ना, वो तो मैं किसी को भी दिखाऊंगा, किसी के शेयर करूंगा, वो रेप्लिका बननी स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को मैं ऑडियो भेजूंगा, किसी को सॉन्ग भेजूंगा, वो उसको कॉपी बना सकता है। तो ओनरशिप ऑफ डेटा तो बहुत बड़ा करंट इंटरनेट का मसला है। फर्ज करें कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, कोई बहुत अच्छा सॉन्ग बनाए, उसने यूट्यूब पे डाल दिया, उसने किसी अपनी वेबसाइट पे सॉन्ग डाल दिया, वो तो 1 मिनट में उसका रेप्लिका बन की कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाती है। उसको रॉयल्टी तो हर सॉन्ग की नहीं मिलती। फर्ज करें नेटफ्लिक्स पे अगर कोई मूवी रिलीज होती है, तो उसके 2 घंटे के बाद दर्जनों हंड्रेड ऑफ वेबसाइट पे वो उस मूवी की कॉपी बन के पब्लिश हो रही होती है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके लोगों ने अपनी वेबसाइट पे डाल लेते हैं। तो आजकल तो नेटफ्लिक्स और बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स भी उससे बड़े चैलेंज में आए हैं कि वो प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन तो होती ही नहीं है। एक दफा इंटरनेट पे चीज चले गई तो उसकी कॉपी बनाना, डिजिटल किसी भी डिजिटल कंटेंट की कॉपी बनाना तो बिल्कुल ही आसान काम है। तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकचेन इसका सोल्यूशन लाया है। ब्लॉकचेन कहते हैं कि एक दफा आपका डेटा हो जाएगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में डिप्लॉय हो जाएगा, तो उसका एक एड्रेस होगा, जो उस एड्रेस को एक्सेस करेगा, यूज करेगा, तो उसको परमिशन चाहिए होगी, परमिशन ब्लॉकचेन है होगी ये। तो इट डिपेंड, आपने उसको परमिशन लेस बनाया हुआ है। मगर अगर सॉन्ग वॉन्ग की बात करें तो उसकी फर्ज करें एनएफटीज है, तो उसके अंदर एक ERC 721 का एक कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी। मगर एक फंक्शनैलिटी है इथेरियम की ब्लॉकचेन पे कि अगर आपने कोई यूनिक डिजिटल आर्ट बनाया है तो उसको डिप्लॉय किया है, तो उसकी एक पूरी उसका एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह डिप्लॉय होगा, कि आप वो डेटा आपकी एक ही होगा इंटरनेट पे, उसको जो भी यूज करेगा उसका एक्सेस, उसकी रॉयल्टी का सिस्टम बन सकता है, उसकी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं कि एक्चुअल बंदे को रॉयल्टी मिले। क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे आपको पता है कि 90% 70% ऑफ जो रेवेन्यू है आपके कंटेंट का, वो तो यूट्यूब खुद कमाता है, आपको तो बहुत माइनर शेयर करता है आपसे, और उसकी कॉपीज बनने का भी रिस्क रहता है वहाँ। तो जो डिसेंट्रलाइज हो सकता है आगे जाके कोई डिसेंट्रलाइज यूट्यूब का वर्जन बने, उसमें डायरेक्ट सारा का सारा शेयर आपको मिले और बीच में कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, और कॉपी करना और उसको रेप्लिका करना भी नियर इम्पॉसिबल है। तो यहाँ चीजें जा रही है, रीड राइट एंड ऑन, आप डेटा के ओनर बन सकते हैं आगे जाके। वेब 3.0 इससे रिलेटेड किसी के क्वेश्चन है तो चैट पे कंटिन्यू कर सकते हैं, हम क्लास 10 में और क्वेश्चन भी लेंगे। चलो थोड़े, अच्छा वेब 3.0 क्या है? परमिशन लेस है कि हर कोई एक्सेस कर सकता है, जिसके पास जिस तरह वेबसाइट पे आपको पता है ना, बहुत सारी वेबसाइट पे आपको एक्सेस करने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। जब ब्लॉकचेन बेस्ड वेबसाइट होगी तो आपको उस वेबसाइट पे फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आपकी एक ब्राउजर एक्सटेंशन होगी, उस पर आपका वॉलेट कनेक्टेड होगा, वॉलेट से आप जिस तरह कनेक्ट करेंगे तो उस वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा आपको। आपको बार बार फॉर्म्स नहीं भरने पड़ेंगे, परमिशन नहीं चाहिए उस वेबसाइट की। अच्छा, फिर दूसरा है परमिशन लेते आप खुद, अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो आप अपना नोड बना के, सर्वर बना के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए नोड की जो बात करता हूँ ना मैं, बार बार तो नोड का वर्ड यूज कर रहा हूँ। नोड बेसिकली सर्वर्स को कहते हैं, ब्लॉकचेन के सर्वर को नोड कहते हैं। एक ब्लॉकचेन बहुत सारे मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करके चलती है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो किसी को भी अगर उसको पार्टिसिपेंट बनना है, एज अ सर्वर, एज नोड बनना है, तो ओपन ब्लॉकचेन होती है, उसमें कोई किसी किस्म की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। आपका बस जो हार्डवेयर है वो उतना केपेबल होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके। टेक्निकली वो बहुत हाई डेफिनेशन सिस्टम चाहिए होते हैं उसके लिए, एज अ नोड टू पार्टिसिपेट। अपने कंप्यूटर पे ट्राई मत कीजिएगा, आपका कंप्यूटर बैठ जाएगा। तो सर्वर क्वालिटी की आपको मशीन चाहिए होती है। Web 3.0 has a native payment system using cryptocurrencies for spending and sending money online instead of relying on outdated infrastructure of bank and payment processes. जिस तरह मैंने बात बताई कि एक्चुअल जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें एक्चुअल पैसा नहीं ट्रांसफर होता, उसको मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू पार्टिसिपेट करता है।
कि चीजें उसमें एक्चुअल मनी नहीं चलती, वो सिर्फ एक मैसेज एक बैंक दूसरे बैंक को दे रहा होता है, जिसके बेसिस पे एक बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट प्रोसेस कर देता है। मगर जब ब्लॉकचेन या वेब 3.0 की बात करते हैं, उसके अंदर एक्चुअल पैसा उस प्लेटफॉर्म की अपनी करेंसी है जो उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। वेब 3.0 इज ट्रस्टलेस। अच्छा, आपको ट्रस्टलेस का वर्ड मैंने ट्रस्ट का बहुत दफा वो पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस इसलिए करा था ताकि इस स्लाइड पे आके आपको इस वाले पॉइंटर के अंदर जो ट्रस्टलेस का मीनिंग है वो समझ आए। ट्रस्टलेस का मतलब आपको ट्रस्ट करके सारी इंफॉर्मेशन किसी प्लेटफॉर्म को नहीं देनी पड़ेगी। आप बगैर डेटा दिए हुए, बगैर एनोनिमसली या वॉलेट से कनेक्ट करके उस पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और जितना डेटा आप वेब 3.0 पे डालेंगे वो आप खुद ओन करते होंगे उस डेटा को। अच्छा, ये वेब 3.0 के अंदर जो एप्लीकेशंस बनेंगी ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनेंगी, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स या डेप्स। अच्छा, अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऑल्टरनेटिव बन चुके हैं, जिस तरह क्रोम का ब्रेव बन चुका है। ब्रेव ब्राउजर तो आप अभी भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। बाकी ये सब इतने मैच्योर प्लेटफॉर्म नहीं है। स्टीमेट मैंने चेक करा है, जो एक सोशल मीडिया यूट्यूब का मेरे ख्याल से ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की है। तो ये सारी डिसेंट्रलाइज है, कुछ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। अच्छा, फिर डिसेंट्रलाइजेशन के भी स्टेजेस होते हैं। कोई कुछ एप्लीकेशन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होती है, कुछ सेमी डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि ये एक जर्नी स्टार्ट हुई है। मेरे ख्याल से इधर जितने मेंशन है वो ज्यादातर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही है। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सब चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन अब तो बन चुकी है। अच्छा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब होने जा रही है? बैंकिंग एंड पेमेंट, जिस तरह मैंने बात बताया। सप्लाई चेन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इसकी एप्लीकेशन है। आपने एक हाइपर लेजर फैब्रिक का नाम सुना होगा, आईबीएम की है। आईबीएम हाइपर लेजर फैब्रिक, उसको जरा एक्सप्लोर कीजिएगा। वो एक बहुत बड़ी सक्सेस है सप्लाई चेन इंडस्ट्री की। इनफैक्ट वॉलमार्ट के अंदर, वॉलमार्ट ने अपने सारे कंप्लीट सप्लाई चेन को ब्लॉकचेन पे आईबीएम हाइपर लेजर फैब्रिक पे कन्वर्ट कर दिया है, लाइव कर दिया है पिछले साल ही। उसकी पूरी सप्लाई चेन उस ब्लॉकचेन पे चलती है। आईओटी की बात कर ले, इंश्योरेंस की बात कर ले, पूरा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की पूरी इंडस्ट्री है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरी एक फील्ड है, जिसपे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, चैरिटी, क्राउड फंडिंग, ये सब की एप्लीकेशन बन चुकी हैं। मैं आगे जाके आपको नाम भी शेयर करूंगा इन सबके। फिर प्राइवेट राइड हीलिंग सर्विसेज, ऊबर, और आप ऊबर टाइप की एप्स, करीम टाइप की एप्स बन सकती हैं इस पे। ये पूरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि उसके अंदर नेटिव पेमेंट सिस्टम है, तो वो बहुत इफेक्टिव होगा उसके अंदर। क्योंकि अभी वाले राइड ट्रांसपोर्ट पे यही चैलेंज है ना कि सेंट्रलाइजेशन का, इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है लोगों की पर्सनल। फिर ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, जिस तरह मैंने बात बताया, स्टोर जे और ये वेबसाइट बन चुकी हैं, जो हम आगे जाके Q3 Q4 में इनको अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी कनेक्टिविटी भी टेस्ट करेंगे हम, स्टोर जे और आईपीएफएस से। फिर चैरिटी, गवर्नेंस की बात करें तो दुबई के अंदर, दुबई ने अपने 40 गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर दिया है। जो इनको महीनों लगते थे रिकंसिलिएशन में 40 इदारों से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन घूमते घूमते, तो वो बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया है दुबई ने। एवेंजा टेक्नोलॉजी इस पे काम कर रही है। फिर हेल्थ केयर, अभी हेल्थ केयर में आपको पता है ना कि बैंकिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हर हॉस्पिटल में जाते हैं आपको पूरा जीरो से अपनी हिस्ट्री बतानी पड़ती है, क्योंकि आपस में हॉस्पिटल कनेक्टेड नहीं है। एक हॉस्पिटल में अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको जीरो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस हॉस्पिटल में बतानी पड़ेगी, उस डॉक्टर को बतानी पड़ेगी। कोई आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। तीसरे हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको सारी अपनी डिटेल उनको फिर से बतानी पड़ेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ये हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब आपस में कनेक्ट हो जाए, एक ब्लॉकचेन बेस्ड कोई कंसोर्शियम ब्लॉकचेन बना ले, तो हमारी खुद की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ गिविंग उनको बार बार सबको इन्फॉर्मेशन देने से, आप एक ही जगह इन्फॉर्मेशन आपकी कैप्चर हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटीज है इस इंडस्ट्रीज में। ये पूरी रेवोल्यूशनराइज हो सकती है ये सारी इंडस्ट्री। रिटेल, क्राउड फंडिंग, वोटिंग की बहुत बड़ी, जिस तरह मैंने आइडेंटिटी मैनेज की,
मैनेजमेंट की एग्जांपल दी थी, उससे बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में। ये सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ काम हो सकता है और कुछ जगह हो भी चुका है। ब्लॉकचेन बेसिकली, ये स्लाइड सेंट्रलाइजेशन की बात मुझे बतानी थी, ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे काम करता है ब्लॉकचेन। सेंट्रलाइजेशन की तो हमने डिस्कस किया था कि उसपे जो सिक्योरिटी है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में बहुत सारी नोड्स होती हैं, बहुत सारी नोड सर्वर्स की तरह काम करती हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, हर सर्वर दूसरे सर्वर का एग्जैक्ट रेप्लिका होता है। अगर हैकर को हैक करना है तो उसको बहुत सारे सर्वर्स को एट अ टाइम, सॉरी, बहुत सारे सर्वर्स को एट अ टाइम हैक करना पड़ेगा। जो अगर ब्लॉकचेन की बात करें उसमें 10,000 नोड्स हैं और जो डेटा, अच्छा सवाल आप लोगों का यहाँ ये आना चाहिए कि अगर सबके पास डेटा पड़ा हुआ है तो प्राइवेसी तो नहीं रहेगी। ये सवाल आया किसी के ध्यान में? अगर सबके पास सारी नोड्स के पास सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है तो ये तो सिक्योरिटी चैलेंज है। तो आपका डेटा सिक्योर ही नहीं है और मैं कह रहा हूँ कि बहुत सिक्योर है। चैट में बताए किसी के ध्यान में सवाल आता है कि चले, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। हैशिंग और इंक्रिप्शन, बिल्कुल सही कहा। बेसिकली जो डेटा स्टोर होता है ना वो बहुत ही हाईली इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ इंक्रिप्शन अवेलेबल, इसको कहते हैं SHA 256 इंक्रिप्शन। इट इज अ टू वे इंक्रिप्शन। पब्लिक की से इंक्रिप्ट होता है और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होता है। ये आगे जाके हम इस पे पूरा पढ़ेंगे। और फिर फर्दर उसकी जो सिक्योरिटी है ना कि सबके पास एग्जैक्ट रेप्लिका पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंची है, कि अगर इस सर्वर के पास इंफॉर्मेशन इस सेट के पास इसके पास गई तो एक हैशिंग की एक टेक्नोलॉजी है जिससे वेरीफाई होता है कि हर डेटा का जो ब्लॉक बनता है वो उसका एक हैश होता है। उस हैश को वेरीफाई होता है कि एक्चुअल जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है वो मॉडिफाई नहीं हुआ। ये दो टेक्नोलॉजीज यूज होती है। अभी के लिए समझ लें कि इंक्रिप्शन टू वे इंक्रिप्शन होती है, डेटा को इंक्रिप्ट करके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह जिप की फाइल का आपने विनजिप अगर यूज करा तो उसके अंदर एक पासवर्ड लगाने का ऑप्शन होता है कि वो पासवर्ड आप लगा दे तो वो डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है। जब तक वो पासवर्ड नहीं डाले तो वो डिक्रिप्ट नहीं होता। नॉर्मली हम अगर किसी को कॉन्फिडेंशियल चीज भेजनी होती है तो हम जिप फाइल करते हैं, उसका पासवर्ड लगाते हैं और उसको वर्बली या मैसेज करके दूसरे फोन वोन से उसको उसका पासवर्ड बता देते हैं और उसी पासवर्ड से वो खोल देते हैं। ये वन वे इंक्रिप्शन होती है। मगर जो ब्लॉकचेन के अंदर इंक्रिप्शन यूज होती है ना वो टू वे इंक्रिप्शन यूज होती है। एक की से वो इंक्रिप्ट होगा और दूसरी की से वो डिक्रिप्ट होता है और वो की भी बहुत हाईली सिक्योर होती है और वो जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से सिक्योर है। और वो की भी एक ही दफा यूज हो सकती है, पब्लिक की एक ही दफा डिक्रिप्ट होगा और वो फिर खत्म हो जाएगा। तो इस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो बताने का इधर पर्पस ये था कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि सारा डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। सबको वो ट्रांजेक्शन नजर तो आएंगी मगर वो किस इस एड्रेस से इस एड्रेस पे गई है मगर वो एड्रेस का नाम नहीं नजर आ रहा। एड्रेस का ये नहीं पता चल रहा होगा वो एक्चुअल एड्रेस ओन कौन करता है। टू कैरी आउट मैलिशियस अटैक, अटैकर हैज टू अटैक सब नोड्स को पैरेलल अटैक करना पड़ेगा जो टेक्निकली नियरली इम्पॉसिबल है एट द मोमेंट। तो as the information is distributed among the nodes of network, if someone illegitimately changes it matter the rest of the node। अगर कोई इसी ने एक आधे नोड को अटैक कर लिया, कुछ नोड्स को अटैक कर लिया तो बाकी नोड्स आराम से उसका जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसमें जो बिटकॉइन का जो माइनिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा है, बिटकॉइन या इथेरियम का जो वर्चुअल मशीन चल रहा है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फौरन आइडेंटिफाई करके उसको उस डेटा को उस ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देगा। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन ब्लॉक के अंदर आने की कोशिश हो रही है, कुछ नोड्स अटैक हो गई है तो वो उसका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उस ब्लॉक को वो डिस्कार्ड कर देगा जो मैलिशियस ब्लॉक होगा। कंसेंसस, जब अच्छा कंसेंसस का ये वर्ड बड़ा जबरदस्त है। कंसेंसस की जरूरत क्यों पेश आती है? सेंट्रलाइज सिस्टम में कंसेंसस की जरूरत नहीं होती मगर जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना वहाँ कंसेंसस की जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारे सर्वर्स हैं। अब किस सर्वर को माना जाए सही, तो इस पे कंसेंसस का एक मैकेनिज्म होता है। अगर बिटकॉइन या ब्लॉकचेन, बिटकॉइन या इथेरियम की बात करें तो उसमें जो कंसेंसस का एल्गोरिथम चलता है वो चलता है प्रूफ ऑफ वर्क।
इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है और डिफरेंट एल्गोरिथम, डिफरेंट कंसेप्ट, इसके अलावा भी कंसेप्ट एल्गोरिथम कुछ होते हैं, वो क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी एट द मोमेंट आप समझ लें कि जो एक कंसेंसस के किसकी बात मानी जाए। जब इतने सारे लोग होते हैं तो अगर कोई इन केस ऑफ डिस्प्यूट या इन केस ऑफ एग्रीमेंट किसकी बात मानी जाए, तो इसमें कंसेंसस एल्गोरिथम होता है। प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कंसेंसस एल्गोरिथम बेसिकली मेक इंश्योर कर रहा होता है कि नोड्स में अटैक और एक्सीडेंटल चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ हो जाए तो उसको किस तरह बचाया जा सके। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है? अब मैं क्वेश्चन आंसर लेना चाह रहा हूँ, यहाँ से अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं कुछ अब अनम्यूट करूंगा। आप हैंड रेज करने अगर किसी के क्वेश्चन है तो। और जिनके क्वेश्चन नहीं है वो हैंड डाउन कर लें। और कंसाइज क्वेश्चन पूछेगा अदनान और अदनान के दो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अदनान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से सर। जी कैसे हैं? सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं सर, दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सर। पहला क्वेश्चन ये है कि जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप कह रहे हैं कि इट वुड टेक ओवर द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स ना, तो होगा क्या कि सर जो आप कह रहे हैं कि इतने बड़े जो एडवर्टाइजर्स हैं जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनियों से हमारा डाटा लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, और इतनी बड़ी बड़ी यानी कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी सर वो तो बैठ जाएगी क्योंकि लोगों का पर्सनल डाटा तो मिलना बंद हो जाएगा। तो अब मुझे बताएं सर, इस तरह की सिचुएशन में ये कंपनीज मतलब यानी कि ब्लॉकचेन को फरोग देने के लिए सर बीच में रोड़े नहीं अटकाएंगे ये लोग? बिल्कुल अटकाना स्टार्ट भी कर दिए अपने। अब देखें ना, फेसबुक अपनी ब्लॉकचेन बना रहा है, सब IBM ने अपनी हाइपर लेजर बना ली है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज बननी स्टार्ट हो गई हैं। बेजल ने अपनी रेगुलेशन निकाल दी है। तो बहुत सारी कंपनीज ने पैरेलल काम करना स्टार्ट कर दिया, इसके कंपटीशन में अपने पैरेलल सिस्टम लाने स्टार्ट कर दिए। सेमी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी स्टार्ट कर दी है, क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि हम ज्यादा सिक्योर है, हम डेटा इतना इस तरीके से सिक्योर रखते हैं और हम यूज नहीं करते डेटा, और जो डेटा हम यूज करते हैं वो आपके फायदे के लिए यूज करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखें टीवी आजकल की जो एडवर्टाइजिंग है, पहले जितनी टीवी पे चलती थी, फिजिकल बिलबोर्ड्स पे चलती थी, ईमेल्स पे चलती थी, SMS पे चलती थी, अब सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग यूट्यूब पे, फेसबुक पे चल रही है ना, ट्विटर पे चल रही है, इंस्टा पे चल रही है। ये तो दुनिया में जैसे जैसे चीजें आती रहती है तो नई टेक्नोलॉजीज पे ज्यादा पैसा शिफ्ट होगा। मगर पुरानी टेक्नोलॉजीज ऐसा नहीं है कि वन से एक अचानक से कल सब खत्म हो जाएगा, वो भी चलती रहेंगी, मगर ऐसे ऐसे उनकी पॉपुलैरिटी कम होती चली जाएगी। आज थाउजेंड्स ऑफ टीवी चैनल है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर है, आज भी न्यूज़पेपर पे ऐड चलती है, आज भी रेडियो पे ऐड चलती है, और उतने ही शायद पिछले सालों से हर साल बढ़ते ही है रेट उनके भी। मगर कोई नई मीडियम आता है तो ऐसा नहीं है कि पुराने मीडियम जीरो हो जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, मगर वो खत्म नहीं होते। ओके सर। और सर सेकंड क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन सर ये था कि आपने सर डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड की बात की, तो सर डिसेंट्रलाइज में और डिस्ट्रीब्यूटेड में सर डिफरेंस प्लीज बता दें। डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड को अभी एक ही समझ लें। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जफर अब्बास है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। सर मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड है। क्वेश्चन मेरे दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट ये कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, जिस तरह से आप कहते हैं इसको प्रैक्टिस करके और जो भी, ये क्वेश्चन है सर कि इसको कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम कितना अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये। सेकंड ये, एज अ न्यूबी हमें कितनी प्रैक्टिस के हवाले से क्वेश्चन से दो। कितने टाइम की बात कर रहे हैं आप? मतलब ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द सेशन मुझे इस कोर्स को कितनी टाइम देना चाहिए प्रैक्टिस के हवाले से, क्योंकि मैं खुद बैंकिंग सेक्टर से हूँ। टाइम के हवाले से, प्रोफेशनल टाइम के हवाले से एक इशू बनता है, इस वजह से ये 2 घंटा 3 घंटा डेली बेसिस पे, और जो आप बताएं। देखिए, हमारे ही स्टूडेंट जो आपकी तरह जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने मिलियन डॉलर भी कमाए हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग जिन्होंने एक भी पेनी नहीं कमाई। तो इट डिपेंड्स आप। अच्छा, एक होती है इसमें किस्मत, एफर्ट्स, कैपेबिलिटी, टैलेंट, और सही टाइम पे सही चीजें क्लिक होना।
जिस तरह मैंने बात बताई ना कि इसमें भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन निकलेंगी, बहुत सारी चीजें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स विद द क्लाइंट, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल विद द क्लाइंट, आपकी टेक्निकल नॉलेज, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि क्लाइंट तो पहले थ्योरेटिकल आपसे बात कर रहा होगा ना, आप काम तो बाद में सेकंड स्टेप पे होगा ना। इस थ्योरी को पढ़ाने का पर्पज ये है कि जब क्लाइंट से आप बात कर रहे हो कुछ की कोई टेक्निकल टर्म्स पे, कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे, तो आपको पहले थ्योरेटिकल जवाब भी तो देने आने चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। सिर्फ कोडिंग की, अगर सिर्फ आप हार्डकोर कोडर भी है तो आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, क्या हो रहा है उसको बेसिक, उसकी टेक्निकल नॉलेज, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो बेसिक है ना, कि क्लाइंट्स को तो पहले आप कन्विंस करेंगे वर्बली, फिर आप अपना काम शोकेस करेंगे, फिर वो काम कन्विंस हो गया, फिर जहाँ जो जैसा क्लाइंट आपको टकरा गया, फिर लोगों को ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज में इंटर्नशिप लोगों को मिल जाती है, लोग जॉब करते हैं, तो आपको किस तरह के मेंटर्स मिलते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के बंदे की कोई गारंटी नहीं होती। इसी तरह अगर आप बात करें पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है। हमारे साथ के बैच के लोगों ने बहुत पैसे बनाए, कमा रहे हैं, अपनी अपनी कंपनियां बना ली हैं, 200 लोगों की कंपनी बना ली है 20 22 साल और 25 साल के लड़कों ने। और इतना काम है कि उनके पास बंदे नहीं मिल रहे, उनको इतना काम उनके पास है, ऐसे भी लोग हैं। तो मिक्स ऑफ है टेक्नोलॉजी, ये बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, कोई भी बात में इधर हवा में नहीं कर रहा। नाम नहीं कोट कर सकते हम लोगों के, मगर लोगों ने काम किया है बहुत। अच्छा जी सर, आप रखिए। आप जो बता रहे हैं इसमें लाइक फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप और रिलेटेड चीजें हो जाती हैं, तो सर ये वर्क फ्रॉम होम पे ज्यादा होती है, फिजिकल इसमें ज्यादा हिसाब किताब होता है? यार क्योंकि वो एज भी, ये भी कोई हार्ड एंड नहीं है, दुनिया अभी वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो रही है, मगर कोई इसका कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, कॉम्बिनेशन है। सर सर सेकंड क्वेश्चन ये था, वो टाइम के हवाले से बताइए कि कितना टाइम देना चाहिए एज अ न्यूबी? रोज एक फोर घंटा रोज एक घंटा दें एटलीस्ट, इंशाल्लाह रीजनेबल टाइम है। क्योंकि सर, हम थैंक ये यू। भी चीज देखिए, क्यों एक घंटा में कह रहा हूँ, देखिए एक तो अगर आप बिल्कुल ही फारिग हैं, कुछ गैप है आपकी स्टडीज में, कोई 6 8 महीने का नॉर्मल स्टडीज में जो गैप होता है, आप वो उस गैप में या कुछ नहीं कर रहे तो आप ज्यादा टाइम दें। आप और इंटरनेट पे बहुत अनलिमिटेड मटेरियल पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे, यूडेमी पे, आप जहाँ देखेंगे बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज लोगों ने डाले हुए। अब बुक्स दे दिए आपको, बुक्स पढ़े आप, मटेरियल की जितना इथेरियम की बुक, सारी ओपन सोर्स बुक्स सब बहुत सारी अब अवेलेबल है। तो ज्यादा टाइम दे सकते हैं, ज्यादा टाइम दें, मगर एटलीस्ट 1 आवर अ डे दें, क्योंकि हम अज्यूम करें ये प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, ये पार्ट टाइम स्टडीज के लिए डिजाइन किया गया है, कि लोग जो जॉब कर रहे हैं, दूसरी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, तो वो अपनी पढ़ाई और जॉब के साथ संडेज को सुबह का टाइम जो अनयूटिलाइज टाइम होता है हफ्ते का, सिर्फ सोने में जाया कर रहे होते हैं, उस सुबह वाले टाइम को यूटिलाइज करके आप किस तरह कुछ अपनी स्किल सेट बढ़ा सकते हैं। मेरा बिलीव ये है कि आपको अपनी जिंदगी में हर साल कुछ ना कुछ स्किल सेट बढ़ाते रहना चाहिए। आप वो बढ़ाते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली उसके बेनिफिट भी आपको मिलते चले जाएंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोले। सर आप लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे ट्रस्टलेस, सर उसको दोबारा डिस्कस कर दें, और ये कंसेंसस वाला पॉइंट जो है ना, इसको भी दोबारा डिस्कस कर दें। देखिए ट्रस्टलेस, जिस तरह हम किसी फेसबुक पे आप ट्रस्ट करते हैं इसीलिए फेसबुक पे आप अपना कंटेंट डालते हैं ना, लिंक्डइन पे आप ट्रस्ट करते हैं इसलिए आप सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, आप गूगल को ट्रस्ट करते हैं तो अपने एंड्रॉइड को आप जो कनेक्ट किया हुआ है, एप्पल पे आप ट्रस्ट करते हैं तो आप अपने एप्पल के डिवाइसेस को उस पर कनेक्ट किया हुआ है, और सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चैट, व्हाट्सएप पे आप ट्रस्ट करते हैं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा, आपने एक एक बात व्हाट्सएप को पता है आपकी। तो ये ट्रस्ट कंप्यूटिंग है। जो ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन जो है ना, वो ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट लाया है पहली दफा दुनिया में, कि यू डोंट नीड टू ट्रस्ट द सेंट्रल एंटिटी, कि कॉर्पोरेट को आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग का दौर है, और उसको आप यूज करके ऐप्स बना सकते हैं, और ऐसी चीजें बननी स्टार्ट हो गई है जो अभी आहिस्ते आहिस्ते पॉपुलर होंगी, और ऐसी चीजें डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है, बनाई जा सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम अजलान अहमद है और बेसिकली मेरा
मेरी जो फील्ड है ना वो गेम डेवलपमेंट की है। थोड़ा जोर से बोले प्लीज। सर मेरी जो फील्ड है ना वो गेम डेवलपमेंट की है। जी अच्छा सर, आई हैव अ टू क्वेश्चन। सर पहला क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो गेम्स में इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्ले टू अर्न गेम्स का बहुत बड़ा स्कोप है। आपने एक्सी इन्फिनिटी देखी होगी, उसमें बहुत एक्सी इन्फिनिटी को एक्सप्लोर कीजिएगा आप। वो पूरी ओके प्ले टू सर। अर्न उसने बनाया है, आपने देखी होगी रेसिपी। जी 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 जी। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे बाइनांस है, ओपन सी है, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम की एक वेब है। जैसे कि वहाँ पे हम अपना डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा कि हम डाटा तो हमारा हर जगह जा रहा है। अच्छा, ये अभी फर्स्ट जनरेशन ऑफ एनएफटीज और ओपन सी प्लेटफॉर्म है। अभी तो बहुत बेसिक है, जिस तरह मैंने बात बताई ना कि अभी जो हम ब्लॉकचेन है वो 95 में जो इंटरनेट की पोजीशन थी ना, 90s के अंदर जैसा इंटरनेट था वैसा अभी ब्लॉकचेन है। अभी ब्लॉकचेन को स्टार्ट हुए 10 साल हुए हैं हार्डली। 2010 में बिटकॉइन की पहली ट्रांजेक्शन हुई थी, 2009 में या 10 में। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप बताऊंगा। तो अभी तो बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज पे है ब्लॉकचेन। अभी तो टेक्नोलॉजी आई है, इस पे चीजें डेवलप होनी स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी फर्स्ट जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन हमने देखी है, ये तो ऐसे ही जिस तरह आपने याहू या व्हाट्सएप आपने पहली पहली दफा देखा था आज से 15 साल पहले, तो वो किस फॉर्म में था, और आज फेसबुक और ये सब एप्लीकेशन किस फॉर्म में बन चुकी है। तो जमीन आसमान का फर्क आ गया ना। तो ये तो चीजें कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट हुए, जिनकी अभी आप जितनी भी जो एक्चुअल डिसेंट्रलाइज एप्स आप देखिए ना, उनका फ्रंट एंड इतना अच्छा नहीं है, उन पे इतनी जी जी फंक्शनलिटी ज्यादा नहीं है। वो बेसिक फंक्शनलिटी उस पर भी डाली है। दो दो काम हो सकते हैं, एक काम पैनकेक स्वैप हो गया, यूनिस्वैप हो गया, उसमें बहुत बेसिक बेसिक काम हो सकते हैं। उसमें प्राइसिंग भी अभी इतनी फाइन नहीं है। फिर जैसे जैसे ये प्रोडक्ट मैच्योर होंगे उस पर ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स काम करेंगे और नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होंगी डेवलपमेंट साइड की, तो ये चीजें इंप्रूव होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहने का पर्पज ये है कि अभी जिस टाइम में हम एंटर हो रहे हैं ये ब्लॉकचेन की पढ़ाई में, ये बहुत आइडियल टाइम है। अभी ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होनी स्टार्ट हो रही है और अर्ली मोड एडवांटेज आप ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। फिर तो अस्सलाम बाद में वालेकुम। कंसेंसस पूरा एक टॉपिक है। सर हेलो जी बोले प्लीज। सर, आईपीएफएस को थोड़ा डिफाइन कर दें, क्या होता है? आईपीएफएस एक ब्लॉकचेन बेस्ड डेटा स्टोरेज सिस्टम है कि जहां आपका डेटा किसी एक सेंट्रलाइज सर्वर पे नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहेगा, किसी एक सर्वर पे सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर नहीं होगा। ये इसको सिंपल आसान अल्फाज में समझ लें अभी के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा ये सवाल ये है कि सर जैसे आप इथेरियम के बारे में बात कर रहे थे, अगर हम प्रीवियस थोड़ी रिसर्च करें हमें दो तरह के इथेरियम नज़र आते हैं। एक इथेरियम क्लासिक है और एक इथेरियम 2.0 है। और जैसे पिछले माह में या पिछले दिनों में जैसे लूना की थी, जैसे एक अपना ब्लॉकचेन थी सर, वो वाली उसमें भी यही इश्यूज आए कि वो एक्सचेंज हैक हो गया और ये मसले मसाइल आए बीच में। ठीक है सर। तो सर लूना जिस में तरह आप कह रहे कि जी सर, वो सॉरी सॉरी टेरा टेरा की सर मेरे ख्याल से तो ब्लॉकचेन थी सर, वो है कोई है। और जैसे हमारे पास मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं, जैसे बाइनेंस है, ओकेज है और ये दूसरे दीगर नाम है सर। जब भी यहाँ पे कोई भी बंदा आता है, कहता है यहाँ पे अगर आपने वर्किंग करनी है या काम करना है तो यहाँ पे आप एज ए सेफ नहीं है। तो फिर ये भी सर ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई लाइक एक्सचेंजेस बन जाएं जहाँ पे आप सिक्योरली अपने ट्रांजैक्शन कर सकें और वहां पे सिक्योरली आप इन्वेस्ट भी कर सकें अपना। सर इस बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा। अच्छा, पहले तो ब्लॉकचेन हैक नहीं होती, वॉलेट हैक होते हैं। नंबर वन, कोई ब्लॉकचेन रिसेंट हिस्ट्री में कोई हैक नहीं हुई। प्राइवेट ब्लॉकचेन हैक हो जाती है, पब्लिक ब्लॉकचेन लाइक इथेरियम, बिटकॉइन, बाइनेंस चेन, ये ब्लॉकचेन हैक नहीं होती। अच्छा, लूना के साथ प्रॉब्लम, यार ये बड़ा टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगा अभी पहली क्लास के लिए। कभी मौका मिला तो लूना की पूरी डिस्कशन में करूंगा। लूना पे हमने बहुत अच्छी डिबेट की थी। पूरा इसको केस स्टडी अपने क्वार्टर 4 के स्टूडेंट के साथ हमने इसको पढ़ा था कि उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था। लूना में जो बेसिकली इन शॉर्ट अगर बात बताऊं ना, उसमें टेक्निकल फॉल्ट से ज्यादा उसमें मार्केट रन हुआ था। बैंक रन होता है ना, बैंक रन, सब एक साथ पैसे निकालते हैं तो उसका प्लेटफॉर्म, बैंक कोई भी बैंक से जी आप जी सब एक साथ पैसे निकालना स्टार्ट कर देना तो वो जी जी बैंक अच्छा से अच्छा बैंक भी डूब जाएगा, क्योंकि बैंक के पास इतने पैसे होते नहीं। तो जी लूना फाउंडेशन ने जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे ना, वो बिटकॉइन में किए हुए थे।
जी सर। तो पब्लिक मनी जो स्टेबल कॉइन के, तो वो जब बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेबल कॉइन जब विड्रॉ करने स्टार्ट करे ना, उसका पैग आउट हो गया, क्योंकि और पीछे से बिटकॉइन, जब बिटकॉइन सेल करने की न्यूज आई या तो बिटकॉइन जब गिरना स्टार्ट हुआ, उसके पास जो एक्चुअल पैसे थे उसकी वैल्यू गिरनी स्टार्ट हो गई। तो वो टेक्निकली उस अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हो गया और सेलिंग, एक्सट्रीम सेलिंग की वजह से उसका पैग आउट हो गया था स्टेबल कॉइन का। तो वो टेक्निकली मार्केट रन हुआ है, उस पर मार्केट रिस्क की वजह से बैंक रन हुआ है, उस पर टेक्निकल से ज्यादा उसमें मार्केट सेंटिमेंट्स का ज्यादा हाल है। तो लूना को वैसे अभी डिस्कस नहीं करते, वो एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था, खाली इतना ठीक है समझ लें। सर। और सर उसमें जो इथेरियम इथेरियम एक बहुत सादा अच्छी इथेरियम बहुत और अच्छी इथेरियम 2.0। स्टडी है। अच्छा, इथेरियम क्लासिक और इथेरियम की बात करें, जी जी इथेरियम सर। के साथ भी एक इशू हुआ था सिमिलर नेचर का, पता नहीं किस साल में हुआ था, ये तो मुझे याद नहीं है, मगर उसने यही किया था, लूना जैसी चीज उसमें हुई थी, मगर अब तो वो काफी सिक्योर हो गया है। तो ठीक है सर। लूना जैसी हुई थी या नहीं हुई थी नहीं पता, मगर उसके साथ बहुत एक प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से उसने पुरानी चेन को इथेरियम क्लासिक का नाम दे दिया था, और जो एग्जिस्टिंग अभी इथेरियम यूज कर रहे हैं वो नई चेन है, उस इंसिडेंट के बाद से उसने स्टार्ट किया। वो टेक्निकली उसके उसमें भी कुछ हैकिंग हुई थी। ठीक है ये सर। कोई ब्लॉक नहीं हुए, वॉलेट हैक होते हैं, वॉलेट हैक होते हैं, तो वॉलेट का एड्रेस लीक हो जाता है, आपसे कोई गन पॉइंट पे आपका एड्रेस पूछ लेता है, जी जी कहीं सर। आपने लिख के रखा हुआ है वॉलेट का एड्रेस, वो चोरी हो जाता है, उस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं। ब्लॉकचेन हैक होना टेक्निकली बहुत मुश्किल है। और सर जैसे अब आपने क्या प्राइवेटली वॉलेट्स हैक हो जाते हैं, जो सॉरी ब्लॉकचेन हैक हो जाती हैं, और जो पब्लिकली वो हैक नहीं होती सर, जैसे सेम सेम बहुत एक्सचेंजेस। ज्यादा बहुत ज्यादा उसके अंदर इंक्रिप्शन बहुत ज्यादा हाईली डिफिकल्ट है। किसी ने भी चैट पे भी लिखा था, 51% नोट्स पे आप अगर कंट्रोल ले लेना, फिर आप हैकिंग कहला सकते हो। तो 51 का मतलब अगर 10,000 नोट्स है बिटकॉइन की, तो आप 5,100 नोट्स पे काबू कर लें कोई हैकर, तो वो टेक्निकली बहुत नियर इम्पॉसिबल है। तो सर लास्ट क्वेश्चन जो मैं एक्सचेंजेस के हवाले से पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि अगर जैसे एक्सचेंजेस भी एक प्राइवेट ही है, जो प्राइवेट बंदा ही ओन कर रहा है, तो सारा डाटा उसके पास, जैसे केवाईसी और तमाम डाटा यूजर्स का उसके पास जाता है, ठीक है सर। सर वो डाटा भी सिक्योर है जो उनके पास जा रहा है सारा? नहीं, ये बाइनेंस जिस तरह वर्ल्ड नंबर 1 जो भी जी एक्सचेंज है सर। वो है बाइनेंस। बाइनेंस इज कम्प्लीटली सेंट्रलाइज, और वो बेसिकली ऐसे ही है जिस तरह आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं फेसबुक यूट्यूब की तरह की, तो वो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज है, एक कंपनी ओन करती है उसको, सारा डेटा आपका रिस्क पर है, उसका सारा आप उस पर रिलाय कर रहे हैं। वो कोई ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज नहीं है बाइनेंस। बाइनेंस तो इज अ सर सेंट्रलाइज। फ्यूचर में इस तरह कोई सेंट्रलाइज ऐप आ सकती है? डिसेंट्रलाइज ऐप्स आ चुकी है। आप यूनिस्वैप है, इथेरियम का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बाइनेंस का है पैनकेक स्वैप, वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। वो बाइनेंस बेस्ड टोकन पैनकेक स्वैप पे एक्सचेंज होते हैं, और यूनिस्वैप पे सेंटर इथेरियम बेस्ड टोकन एक्सचेंज होते हैं। मगर इशू ये है कि वो इतने इंटरेक्टिव नहीं है, उनमें इतने ज्यादा फीचर्स नहीं है, उनकी जी जी ट्रांजेक्शन सर। कॉस्ट ज्यादा है, मगर वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है। जी सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर आवाज आ रही? जी बिल्कुल क्लियर है। सर जी सर, मैं ना एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा था कि सर मैं मैट्रिक में और इंटरमीडिएट ना दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ साइंस के साथ ना, लेकिन मैंने जो है ना वो साइंसेस को छोड़ दिया और पॉलिटिकल साइंस में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें मास्टर्स कर लिया। तो लेकिन साइड बाय साइड मैं टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों से इंस्पायर होकर इनको पढ़ता रहा। अब मैं अपनी एक ई कॉमर्स कंपनी भी रन कर रहा हूँ और सेलिंग मोर देन 20 प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तानी मार्केट। अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग वेरी गुड रेवेन्यू। लेकिन सर मैं बात ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टेम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ आजकल सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स के उसमें आके कि यार पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, तुम जो है ना वो कारोबार शुरू करो, या इस तरह की चीज़ों से ना, या फैमिली के कुछ इश्यूज की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपसे पूछना ये था कि क्या जो स्किल्स हैं और वो नेसेसरी हैं, यानी वो इनफ है कि हम उनकी बेस पे आगे फ्यूचर में तरक्की कर सकते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और कंपनीज में आगे निकल सकते हैं? इस बात से किसी हद तक एग्री नहीं करता। नॉलेज तो आप जितनी पढ़ाई करेंगे ना, तो आपस में एक पढ़ाई आपको दूसरी पढ़ाई को समझने के लिए ज्यादा बेहतर आपका दिमाग, आप जितनी ज्यादा फील्ड की चीजें आपने पढ़ी होंगी, जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन होंगी, आपको जब आप और एक और चीज पढ़ेंगे तो आपको जब डोमेन है ना आपका ज्यादा अच्छे तरीके से खुल गया होगा। टर्मिनोलॉजी बहुत सारी फील्ड के अंदर बहुत सारी पढ़ाइयों के अंदर सिमिलर यूज होती है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर
एक्चुअल साइंसेस की फील्ड बहुत सारी है, मेडिकल साइंस की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है ना, वो सिमिलर ही है। यस सर। तो आपकी जितना पढ़ाई जितना आपका विजन खुलता है, देखिए लेंस से आप देखते हैं ना, तो वो आप जितना लेंस आप वाइड एंगल लेंस की जितनी बात करते हैं वो आपको व्यू ज्यादा खुलता चला जाता है। जितनी आपकी नॉलेज लेते हैं आपका दिमाग उतना खुला हो जाता है। जितनी आपकी नॉलेज बेस होती है ना, उतना आपका विजन खुलता चला जाता है, आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आनी स्टार्ट होती है। और जितनी आपकी कम नॉलेज होगी, कम एक्सपोजर होगा, उतनी चीजें आपको लिमिटेड स्कोप। आप एक फील्ड के अंदर है तो आपको उसी फील्ड का पता है ना, जब आप दूसरी फील्ड पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है भाई उस फील्ड के बाहर भी एक पूरी नई दुनिया और है। तो यस ऐसी सर। बात, पढ़ाइयाँ बेसिक मास्टर्स की एक अपनी वेटेज है, स्किल बेस्ड नॉलेज की अपनी weightage है। मेरे हिसाब से तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपको पढ़ाई अपनी जिंदगी भर स्टार्ट रखनी है, आपका ये सीखने सिखाने वाला सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है। नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन साथ ये भी था कि जिस बंदे की बेसिक डिग्री जो है वो कंप्यूटर साइंसेज या आईटी में नहीं है, लेकिन उसको स्किल्स आते हैं, उसका क्या यानी मैं ये कह रहा हूँ कहेंगे? कि जी जी। आप बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा ही है। मेरी कोई मेरा एमबीए है, मैं इकोनॉमिक्स से, इस्लामिक बैंकिंग का पीजीडी है, बैंकिंग की सर्टिफिकेशन है, मगर मेरी जो सॉफ्ट स्किल्स है सारी टेक। तो मुझे टेक्निकल में ज्यादा, टेक्निकल मैंने प्रोफेशनली अगर एक चीज नहीं की तो मैं फिर इससे यस सर। कंप्लीट तो पढ़ने का तो सिलसिला पूरी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं ना। अब मैं नया मास्टर्स तो नहीं कर सकता कंप्यूटर साइंस में बैठ के, अगर सॉफ्ट स्किल्स में कर सकता हूँ तो मैं अपनी सॉफ्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ। यस सर। तो मगर ये कि कुछ ना कुछ आपको अपनी स्किल बेस बढ़ाते रहना चाहिए। हॉट टॉपिक हो उस दौर वो चीज पढ़नी चाहिए और उसको फिर सीरियसली पढ़नी चाहिए। यस सर। अब सर मैंने ई कॉमर्स को जिस तरह सीखा है, तो अब मेरे पास एमबीए किए हुए लोग भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा उनको ही है। ठीक है कुछ, हाँ जी, उनको कुछ फाइनेंशियल जो एनालिसिस की टर्म्स हैं या ऐसी कुछ उनको टेक्निकल चीजें आती हैं, लेकिन उनको इस चीज का जरा आइडिया नहीं है कि एक बिजनेस को जीरो से किस तरह खड़ा करते हैं और किस तरह मार्केटिंग कैसे करते हैं और सेलिंग। क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में भी कुछ वो डिप्लोमास वगैरह किए हैं और कुछ स्टडी किया हुआ है, तो साइकोलॉजी और सेलिंग और मार्केटिंग का क्या रिलेशन है वो इससे बिल्कुल ना आशना होते हैं अमूमन जो ग्रेजुएट्स हैं। तो वो सर आप खुद ही हमारे कह पास रहे हैं ना कि ये बात कि क्रॉस फंक्शनल एजुकेशन का आपका फायदा हो रहा है। सब बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसा ही ब्लॉकचेन की भी इंडस्ट्री आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप इसको निकाल सकते हैं अपने में, जो एग्जिस्टिंग स्किल सेट को यूज करके, और इसके ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी डाउन कर सकते हैं इसमें आप। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। चलिए और कोई क्वेश्चन? यार एक क्वेश्चन है पाइथन का ब्लॉकचेन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ब्लॉकचेन के अंदर पाइथन की यूटिलिटी कोई देखी नहीं है। ब्लॉकचेन को हम सॉलिडिटी पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और किसी प्रोग्रामिंग देखेंगे आगे जाके, पाइथन एटलीस्ट नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। पहले बताए जो मैंने अभी कंटेंट पढ़ा है उसमें कुछ समझने में कुछ चैलेंज तो नहीं था? डिफिकल्टी लेवल सर की? अस्सलाम वालेकुम सर, मुजम्मिल बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जवाब दे जो मैंने भी पूछा आपसे। जी प्लीज। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, प्लीज जवाब दें। जी जी बोले, हेलो। क्या बोले? जी अच्छा, आप मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, मैंने आपने का क्वेश्चन मिस कर दिया। आपने क्या पूछा मुझे बताइए। मैंने पूछा जो भी मैंने कंटेंट पढ़ाया उसकी स्पीड, उसकी डिफिकल्टी लेवल सही थी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं और मैं एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इवन कि मुझे लगता है मेरे एक फ्रेंड ऑफ माइन है वो भी इसमें है, लेकिन उनसे मैंने पूछा है अभी पर्सनली, वो कहते हैं मुझे समझ आ रही हैं चीज़ें। बिल्कुल बेसिक लेवल से आप चल रहे हैं और मैं आई थिंक ट्रैक बिल्कुल ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था, जब हम वेब की वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसके लिए जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है एक वॉलेट में सेव होती है, राइट? जब हम उसको एक्सेस करना, हम उस वॉलेट का लिंक देंगे तो हमें उस वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। वो वॉलेट जो है वो कहाँ, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, वो किसी न किसी वेब पे या किसी न किसी जगह पे होस्ट होता है। जस्ट लाइक वन पासवर्ड एक वेबसाइट है जहाँ हम अपने क्रेडेंशियल वगैरह सेव करते हैं और बाद में ऑर्गेनाइजेशन वाइज या वैसे अपना हम ट्रांसफर हमें याद ना रहे, तो इसी तरह से कोई मैकेनिज्म है?
बहुत अच्छा सवाल है ये। बेसिकली अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात करें ना, मेटामास्क एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। थोड़ी सी मुश्किल टर्मिनोलॉजी हो जाएंगी, अगर किसी को समझ नहीं आए तो प्लीज इग्नोर कर दें। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चन आंसर में अगर मैं टेक्निकल चीज यूज कर रहा हूँ तो प्लीज इसको इग्नोर कर दिया करें। ये टेक्निकल लोग आपके साथ बेसिक चीजें भी पढ़ रहे थे तो उनको थोड़ा एडवांटेज दे दिया करें, तो मुझे इनको जवाब देने दिया करें। मेटामास्क एक है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। वॉलेट बहुत तरह के होते हैं, सेंट्रलाइज होते हैं, डिसेंट्रलाइज होते हैं। ठीक है। मेटामास्क एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, और अगर आप बाइनेंस में अगर अकाउंट खोलते हैं ना, बाइनेंस में वॉलेट बनाते हैं, वो सेंट्रलाइज वॉलेट होता है। तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इशू चैलेंज ये होता है कि अगर उसका एक पासवर्ड होता है और एक होता है उसका सीड फ्रेज, वो ब्लॉकचेन बेस्ड सेंट्रलाइज सर्वर पे होस्ट हुआ होता है, वो किसी के कंप्यूटर पे नहीं होता। अगर उसका पासवर्ड और उसका सीड फ्रेज एक सेंटेंस होता है, वो पासवर्ड रिकवरी के लिए देता है। अगर वो दोनों चीजें अगर आप भूल गए तो आपके क्रिप्टो एसेट्स अगर उस वॉलेट के अंदर पड़े हुए तो सारे लॉस हो जाएंगे, दुनिया में किसी भी तरीके से वो रिकवर नहीं हो सकते। तो ये जवाब मेरे ख्याल से ओके, दैट्स मीन कि जो वॉलेट का मैकेनिज्म भी वैसे ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे ही वो है अप्लाई हुआ है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। अगर मेटामास्क वाला वॉलेट, अगर बाइनेंस वाला वॉलेट है तो जिस तरह आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, तो वो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिस तरह किसी पासवर्ड किसी याहू जीमेल की हम रिकवरी करते हैं उस तरह वो रिकवरी होगा, क्योंकि और जो हमारा डेटा होगा, हमारी इंफॉर्मेशन होगी, वो बाकियों के लिए इनक्रिप्टेड होगी ना। हम उसको इनक्रिप्टेड होगी, वो उसको देख सकेंगे कि ये यूजर है, उसका ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो हमें सिर्फ विजिबल होगी। सिर्फ वॉलेट एड्रेस आ रहा होता है, वॉलेट एड्रेस। ठीक हो, क्योंकि तो मेटामास्क में जब मेटामास्क में हम रजिस्टर करते हैं ना अपना वॉलेट, हम अपना नाम देते ही नहीं है वहाँ, वो सिर्फ फौरन आपको पासवर्ड ही जनरेट करता है। मैं मेटामास्क इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। चैट पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेटामास्क में यूज करना सिखाऊंगा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू जी, उमर नाम है मेरा। अस्सलाम सर। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं असद बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? जी सर, खैरियत से। सर आसिफ बोल रहा हूँ। सर ये पूछना ये था कि जैसे हमारे यहाँ, क्योंकि इसमें भी ये डेमोक्रेसी जैसा कॉन्सेप्ट है कंसेंसस का, बिल्कुल 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 तो ऐसे ये ही है। जैसे 51% की भी बात हो रही थी, तो हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमें पता है कि दुनिया में ऐसी पावर्स हैं कि जो उन डेमोक्रेटिक एंटिटीज को या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को खरीद लेती है। तो एक हैक होना तो एक चीज है कि 51% किसी ने हैक कर लिया, लेकिन उनको कोई ऐसे बेनिफिट्स दे कि भी वो नोड के जो चलाने वाले या ओनर्स हैं उन्हें खरीदा भी तो जा सकता है। तो कल को बड़ी बड़ी इस तरह की चीजें जो छोटी ब्लॉकचेन है, 10,000 नोड तो हम जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन उससे छोटे नोड पे भी ब्लॉकचेन होती हैं, तो अगर उन्हें वो खरीद लेते हैं और लोग बिक जाते हैं, तो हमारा तो कोई डेमोक्रेसी से अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस तरह की फेलियर थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है फ्यूचर में भी, राइट? या कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है? यार ये बात आपने जो की है ना, ये इसका जवाब देता हूँ। चले देखिए, अभी एट द मोमेंट है ना, इथेरियम की ब्लॉकचेन की 17,000 नोट है, और अभी इसकी फ्यूचर में नोट्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और हमें पता भी नहीं है कौन सी नोट का है, हम एक नोट को ट्रेस नहीं कर सकते। तो एक्चुअली हमें तो पता भी नहीं है नोट्स का है, कोई एक्चुअल उसका एड्रेस तो है नहीं कि ये है, इसको जाके खरीदना। कौन बंदा वो नोड रन करता है वो भी हमें नहीं पता। तो टेक्निकली उसकी जो प्राइवेसी है ना, वो उस चीज को सिक्योर कर रही है, उनकी आइडेंटिटी, और ताकि उनसे कांटेक्ट ही नहीं, इतना कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी होगी उसको आइडेंटिफाई करने की, मगर इतना इजी नहीं है। और एक नोड के अंदर भी बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं, पूरे पूरे डेटा सेंटर हो सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में भी अगर कोई माइनिंग वगैरह करता है तो वो किसी नोड में शेयर्ड पूल माइनिंग कर रहा होता है, वो एक्चुअल माइनिंग नहीं कर रहा होता। तो थाउजेंड्स ऑफ लाखों लोग इन्वॉल्व है इस माइनिंग प्रोसेस के अंदर, इस सर्वर के अंदर। तो ये इतना इजी है नहीं। सर इसके अंदर वैसे ये हो सकता है कि कोई ग्रुप ऑफ अगर इन्वेस्टर्स या कैपिटलिस्ट हों, काफी पावरफुल हों, वो स्टार्ट ही एक ऐसी ब्लॉकचेन करें और शुरू से ही नोड सर्वर्स भी उनके पास ही हों और फिर उसी को वो प्रमोट करें और इस तरह एंड पे डाटा वगैरह। आवाज आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है। अपना जी क्वेश्चन अस्सलाम रिपीट वालेकुम। कर, या वो जो पहले जिसने सवाल पूछा था ना, वही पहले अपना क्वेश्चन रिपीट कर दे प्लीज। चले आप पूछ ले।
सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, आज के दौर पे एज्यूम कर लेते हैं कि गूगल डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है, फिर भी अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड हो भी जाता है, फिर भी गूगल की सर्विसेज यूज करने के लिए हमें अपना डाटा उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डाटा हम पहले भी प्रोवाइड कर रहे थे, डाटा हम अब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर ब्लॉकचेन इसमें फर्क कैसे लाता है? सवाल मैं नहीं समझ पाया। अरुण भाई आप जवाब दे पाएंगे इसका? मैं कर देंगे आप क्वेश्चन के बाद। देखिए, आज के तौर पे गूगल सेंट्रलाइज्ड है, गूगल के पास हमारा सारा डाटा है, गूगल उस डाटा के साथ जो चाहे कर सकता है। अब अगर गूगल जो है डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप या वेब 3 जो ऐप्स हैं उसमें भी हम अपना डाटा तो प्रोवाइड करते हैं, तो डाटा हम पहले भी प्रोवाइड कर रहे थे, अब भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जवाब दे देता हूँ। गूगल तो पहले डिसेंट्रलाइज होगा ही नहीं। गूगल क्यों होगा डिसेंट्रलाइज? पहले ये बताया ना, गूगल की तो दुकान चल रही है सेंट्रलाइजेशन की, वो क्यों डिसेंट्रलाइज होगा? डिसेंट्रलाइज उसकी कंपटीशन पे एप्लीकेशन बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है, जिसमें आपने ब्राउजर बताया था, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन आप देंगे ही नहीं, और देंगे तो बहुत सिक्योर तरीके से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए सर, मैं असद बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए सर, दो तीन चीजें मुझे मालूम करनी थी। एक तो ये कि मेरा जो है ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए ब्लॉकचेन में मास्टर करने के लिए। दूसरा ये कि उर्दू जबान में जो है ना इसके कंटेंट्स अवेलेबल है कहीं, या हम जो है डीपली इसको कवर कर सकें। यार ये बेसिक कोई दुनिया में इंटरनेशनल कंटेंट जितना होता है सारा इंग्लिश में अवेलेबल होता है, क्योंकि क्लासेस रखने का पर्पस ये है कि आपको आसान अल्फाज में समझ आ सके। तो ये क्लासेस उर्दू में रखी हुई है ताकि यही जितनी बुक्स में चीजें लिखी हुई है सब उर्दू में समझा रहा हूँ मैं आपको। तो यही है सिलसिला, और रोड मैप यही है जो पढ़ाया जा रहा है, बस इसको फॉलो करें। जो किया जा रहा है क्लास में उसको क्लासेस मिस ना करें, और सारा कंटेंट आप सीक्वेंस में पढ़ते रहें। कल आप 6-8 बजे। एक इशू ये है कि जैसे रात में मेरा क्लास मिस ना करे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा मसला है। अब आधी क्लास आज की जो है ना मेरी मिस हो गई है, लो शेडिंग की वजह से। इसका ऑप्शन हमने रखा है कि रिकॉर्डेड। सर हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो ब्लॉकचेन जो होस्ट करता है, तो उसका जो है वो आपके डेटा के ऊपर जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं या जो नोड्स हैं उनके डेटा पे उसका जो एक्सेस है वो क्या किस लेवल का होता है? मतलब जो हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं सिक्योर डेटा की और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की, तो उसका रोल क्या होता है जो होस्ट करता है ब्लॉकचेन? सर मेरा सवाल ये था कि जो ब्लॉकचेन को होस्ट करता है, होस्ट, तो उसका जो है वो पार्टिसिपेंट्स के डेटा से क्या रिलेशनशिप होता है, किस हद तक वो सेग्रीगेटेड होता है, यानी उसका एक्सेस जो है वो नहीं उसका एक्सेस जो माइनर होता है ना, जो डेटा नोड होता है उसको माइनर भी कहते हैं। उसके बाद आपका डेटा होता है वो आपके डेटा से कुछ नहीं कर सकता ना, उसको प्रॉपर पूरा विजिबल होता है वो डेटा। वो एक नोड पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है माइनिंग का, उसमें वो डेटा सारा स्टोर होता है, मगर वो ऐसा नहीं होता कि डेटाबेस होती है कि वो उसको सर्च करके डेटा भी सर्च कर सके या यूज कर सके। उसको बस उसको माइनिंग करने का रिवॉर्ड मिल रहा होता है इन टर्म्स ऑफ नेटिव क्रिप्टोकरेंसी। तो सर वो डिस्ट्रॉय कर सकता है आपका डेटा? नहीं कर ऐसा हो सकता, सकता है? करेगा तो अपनी नोट खराब करेगा ना, बाकी नोट तो सही चल रही होंगी ना, वो आउट हो जाएगा थोड़ी देर में। यानी होस्ट के पास जो है वो लिमिटेड एक्सेस है, वो तो क्या है एक्सेस? ये कर ही नहीं सकता, वो बिल्कुल हाईली एन्क्रिप्टेड डेटा होता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर, एक अवैस बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर एक तो थोड़ा हाइपरलेजर को थोड़ा सर जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा दोबारा। हाइपरलेजर इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी ने प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाई है। आईबीएम ने, लिनक्स फाउंडेशन ने, उन्होंने एक ब्लॉकचेन का एक प्राइवेट वर्जन कोर एंटरप्राइज वर्जन कॉर्पोरेट्स के लिए बनाया है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, जिस तरह सप्लाई चेन के लिए, और वो स्पेसिफिक मॉडिफाई करके नॉर्मली जो हाइपरलेजर की ट्रेनिंग जो होती है ना, उसमें वो उस ब्लॉकचेन की पैरामीटर्स को एडिट करके सिखाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सर ठीक है सर, कोई मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स भी रिक्वायर्ड है या पीयर्स रिक्वायर्ड है फॉर एनी ब्लॉकचेन टू फंक्शन? नहीं एक नोड से भी आप अपनी ब्लॉकचेन खरीद सकते हैं। राइट,
सर सर मैं 10:30 यार हेलो सर मैं लास्ट जी जी आप कर लें, आप पहले क्वेश्चन कर लें। जी भाई वो ना पहले मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा था लेकिन लाइट गई हुई थी तो फोन की बैटरी डाउन हो गई तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया, शायद ये सवाल किसी ने पूछ लिया हो। जैसे वो कहते हैं कि एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस, जैसे हम ये सेंट्रलाइज सिस्टम यूज करते हैं तो इसमें हमें मतलब डाटा ही हमारा लाइक प्राइस होता है वो लेते हैं, तो ये ब्लॉकचेन में हमें इतना कुछ मिल रहा है मतलब ये सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइज, तो इसकी प्राइस क्या पे करते हैं हम, कॉस्ट क्या है इसकी? ये बहुत अच्छा सवाल है। और सर कोई आपकी सवाल? आवाज क्लियर नहीं आ रही। नो सर मेरी मेरा आवाज यही clear सवाल है? है। अच्छा जी जी चलो मैं आपकी आवाज। देखिए, आप जो भी ब्लॉकचेन यूज करते हैं ना, तो जिस तरह इथेरियम की ब्लॉकचेन है, इथेरियम की ब्लॉकचेन में अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उसकी फीस आपको पे करनी होती है उस ब्लॉकचेन के यूनिट में, इन टर्म्स ऑफ ईथर, वो गैस फीस होती है। टेक्निकली आप जितनी ज्यादा कोई ब्लॉकचेन यूज करेंगे तो उसमें वो यूनिट गैस फी बर्न होगी, जो बेसिकली माइनर को इंसेंटिव मिलता है। हर ब्लॉकचेन के अंदर कोई इंसेंटिव मैकेनिज्म होता है डिपेंडिंग ऑन देयर कंसेंसस एल्गोरिथम। तो जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी, जितनी ज्यादा आप वो करेंगे, तो गैस फीस जनरेट होगी जो उस प्लेटफॉर्म को बेनिफिट देगी। कुछ प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है कि उसकी यूनिट या उसकी जो नेटिव क्रिप्टो करेंसी वो बर्न होती है, कम हो जाते हैं उसके यूनिट सप्लाई में से, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ती है। तो एक मैकेनिज्म ये भी है। ऐसी बात है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ मैकेनिज्म होता है का, गैस का, ट्रांजेक्शन फीस का। अच्छा सर ट्रांजैक्शन फीस हम किस फॉर्म में देते हैं, मतलब जैसे अपनी गैस फी का है ये हम कहाँ से जनरेट करेंगे ये करेंसी का? सर आप अगर इथर ट्रांसफर करें, एक इथर आप दूसरे बंदे को ट्रांसफर करें, तो उसमें से एक परसेंटेज छोटा सा कट जाता है उस वो खुद ब ट्रांसफर। खुद कट जाएगा, जी हमें इन्फॉर्म करेंगे? जी जी, वो आपको पहले बताएंगे भी इतनी कटने वाली है। सही सही, थैंक यू सर। आप उसके नीचे तब करेंगे, वो डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए, नेटवर्किंग को कंट्रोल करने के लिए। उस गैस फी के मल्टीपल फायदे हैं और मल्टीपल यूटिलिटी है। हम ये आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। कुछ थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और आगे ये थ्रू आउट तक डिस्कस होता रहेगा। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है आगे चल के जिस तरह फेसबुक अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन लॉन्च करे, तो जिस तरह अभी हम फेसबुक के ऊपर या किसी भी ट्विटर वगैरह पे कोई पोस्ट वगैरह करते हैं, अभी हम तो कुछ भी पे नहीं कर रहे। आपको ब्लॉकचेन के अंदर अगर आप कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं या कोई चीज मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसकी गैस फीस पे करनी पड़ती है। तो जब ये एप्लीकेशन लॉन्च होंगी तो क्या हर बंदा फिर इन्हीं चीजों के लिए फिर गैस फी अमाउंट में पे करेगा? देखिए, फेसबुक वगैरह अगर कोई लॉन्च करेगा ना, फेसबुक या गूगल, वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं करेगा। वो अपना कंट्रोल जरूर रखेगी। वो सेमी डिसेंट्रलाइज हो सकता है करें, कुछ पार्शल करें, तो कुछ ऐसी चीज करेंगे कि जिसमें आपकी अट्रैक्शन हो, आपकी कॉस्ट भी ना हो और वो लोग ज्यादा मैक्सिमम कमा सके आप लोगों से। तो वो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म रखेंगे। सही। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये अटैक्स के बारे में, क्योंकि आए दिन कुछ आर्टिकल्स आ रहे होते हैं कि जिस तरह ब्रिजिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, इनमें उनमें कुछ अटैक्स हो गए, इतने मिलियन लॉस हो गए या हारून कुछ भाई, इस तरह। थोड़ी देर आंसर ले ले, मैं थोड़ा अपने दिले को रेस्ट देता हूँ 5 मिनट। हारून जी जी भाई। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, जी क्वेश्चन रिपीट कर दें अपनी। जी जी, मैं आपसे बात करूं कि आए दिन हम कुछ आर्टिकल्स पा रहे होते हैं कि कुछ ब्रिजिंग में अटैक्स हुए, इतने मिलियन डॉलर लॉस हो गए हैं, या कोई डाउ अटैक्स के बारे में, री एंट्रेंस अटैक, इस तरह के अटैक्स के नाम हम सुनते रहते हैं। आए दिन नई नई चीजें आ रही होती हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, हर चीज सिक्योर है और पब्लिक है, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे होते हैं कि अटैक्स हो के कहीं ना कहीं से मिलियन डॉलर लॉस हो रहे हैं। तो इन चीजों को आप कैसे रिलेट करेंगे आपस में? देखिए इसमें हो ये रहा है कि देखिए इसमें जो कुछ अटैक्स की अगर हम बात करते हैं ना, जैसे स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि 51% अटैक, एक इसमें एक अटैक होता है सेबल अटैक भी होता है। इसमें काफी सारे अटैक जो है ना वो थ्योरेटिकल हैं, यानी कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं हुआ है, यानी कि हैपन नहीं हुआ है, लेकिन वो थ्योरेटिकली है। यानी कि ये जो रिसर्चर हैं, जो ब्लॉकचेन के जो साइंटिस्ट हैं, तो वो बेसिकली जो है ना उसके बारे में जो है ना वो इनिशियली जो है ना उन्होंने ये कहा था कि अगर ये चीजें, अगर ये चीजें जो है ना वो हैपन हो जाएंगी तो वही अटैक जो है ना वो हो सकता है। तो वो एक थ्योरेटिकल अटैक्स है, एक्चुअल में अटैक्स हुए नहीं है। बाकी जो आपने ब्रिजिंग के हवाले का थोड़ा सा एडवांस है, तो ये ब्रिजिंग तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब ये और इस पे भी मजीद काम हो रहा है। इसमें अलग अलग जो है ना वो कुछ कंपनीज आ गई हैं। होता ही है कि मतलब अभी अगर
डिफरेंट किस्म की चेन्स होती हैं, ब्लॉक चेन्स होती हैं, जिसके अंदर जो है ना वो ऑफ एक वन थ्रू वन चेन और सेकंड चेन जो ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। तो ब्रिजिंग के थ्रू जो है ना वो ये था कि आप अपने जो एसेट हैं वो एक चेन से दूसरी चेन में ना वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस लेवल पे जो है ना कुछ इश्यूज आए थे, तो वो ब्रिजिंग जो है ना वो ब्लॉक चेन का इशू जो है ना चेन का इटसेल्फ कोई इशू नहीं था। तो ब्रिजिंग एक इंटरमीडिएटरी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि मीडियम था, जिसमें ये बेनिफिट होता है ब्रिज का कि आपकी जो एक ब्लॉक चेन है और उससे दूसरी ब्लॉक चेन से जो ट्रांसफर कर होते हैं, तो उसमें ये इशू आया था। तो उसके ऊपर भी जो है ना वो टैकल किया। तो आप मजीद आगे इसमें आप जब पढ़ेंगे ना तो वो इसमें फोर्क का जो ना जिक्र आएगा, सॉफ्ट फोर्क और हार्ड फोर्क। तो जब भी इश्यूज आए तो उसमें इमीडिएटली जो इसमें जो चेन के जो मेंटेन कर रहे होते हैं डेवलपर की कम्युनिटी होती है, तो वो इसके अंदर जो है ना वो कुछ स्टेप्स जो है ना वो इमीडिएटली जो है ना वो इसमें अप्लाई कर देते हैं कि वो जो अटैक होता है उसको लिमिट कर देते हैं, एक हद तक लिमिट कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, तो वो आगे जो है ना वो मूव नहीं होता, प्रोपेगेट नहीं होता। लेकिन इसमें कुछ अटैक्स जो है ना वो थ्योरेटिकल हैं, तो आगे आप जाके पढ़ेंगे 51% अटैक आप पढ़ेंगे, तो वो बेसिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो यानी कि ब्लॉक चेन को कंप्लीट किसी ने 51% के नोड्स को जो है ना वो ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो अभी तक जो है ना वो हुआ नहीं है, मतलब इस तरह का चीज। तो चेन जो है ना इट्सेल्फ, अगर हम चेन की बात करें या नेटवर्क की बात करते हैं, तो वो जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई अभी तक। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे इसी चीज से रिलेटेड है। एक चीज और मैंने आजकल मैं सुन रहा हूँ, एक लेयर 0 के नाम से चीज आ रही है, तो वो क्या चीज है? और लेयर 0 जिस तरह अभी अभी हम देख रहे थे कि 2 लेयर्स होती हैं, एक लेयर 1 और एक लेयर 2 होती है, और हर चेन अपने भी काम कर सकती है। आपको एक चेन से दूसरी चेन पे आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो इसी हवाले से अब लेयर 0 का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ है, तो मैं उस चीज बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था कि वो क्या चीज है लेयर 0? बेसिकली लेयर 0 वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाएगा, तो उसको अभी हम फिलहाल हमें रहने देते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे बताइएगा। नहीं, बस मेरा यही क्वेश्चन था, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, बस थैंक यू सो मच सर। अच्छा, इसके अलावा कोई और? अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे आप बता रहे थे कि जी उसामा, आपका क्वेश्चन था कोई? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बात कर रहा हूँ सर मियां हमारी से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बता रहे थे कि इसके फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस यूज होती हैं और बैक एंड में सॉलिडिटी होते हैं। तो सर इसकी और बहुत सारी बैक एंड लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे रस्ट हो गई, गो हो गई, तो सर हम मेनली सॉलिडिटी पे फोकस क्यों करें सर? इसकी कोई खास रीजन है? जी बिल्कुल, इसमें जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो बैकएंड पे जो हमें जो लैंग्वेजेस यूज हो रही होती है उसमें सॉलिडिटी, रस्ट और उसी लैंग्वेजेस भी है, लेकिन जो मेन जो इसमें सॉलिडिटी बेसिकली जो ना वो स्पेशल पर्पस डिजाइन जो है ना वो लैंग्वेज है, और ब्लॉकचेन तो वो मोस्टली सॉलिडिटी के ऊपर जो ना वो लॉजिक जो है ना वो लिखी जाती है। इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की जो ना IDEs होती हैं, एनवायरनमेंट होती है, तो उनमें से जो ना नंबर 1 जो है जिसमें हम मोस्टली यूज कर रहे होंगे वो रेमिक्स है। और रेमिक्स जो है ना वो ऑनलाइन एक जो है ना एक IDE है, तो अपने ब्राउजर में आप एक्सेस करेंगे, उसके अंदर आप लॉजिक आप लिखेंगे, प्रोग्राम राइट करेंगे, और देन उसी के थ्रू ही जो है ना आप प्रोग्राम को कंपाइल देन फिर डिप्लॉय वगैरह सारा कुछ करोगे ब्लॉकचेन। तो ये तो सर ये क्वेश्चन मेरा ही था, अभी जो उमेर साहब ने बताया था कि ये इथेरियम गैस जो है वो यूटिलाइज होती है इथेरियम ब्लॉकचेन में, ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि मतलब क्या एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल होती है, किस फॉर्म की बात कर रहे हैं? और दूसरी चीज मैं हाँ जी आप पहले और दूसरी चीज ये कि ये जो इन्होंने स्लाइड्स जो आप शो कर रहे हैं जो इसमें मटेरियल, वो काइंडली शेयर करेंगे एंड ऑफ द लेक्चर। अच्छा, पहले जो क्वेश्चन है गैस के सिलसिले में उसके मैं आपको आंसर कर देता हूँ। गैस का बेसिकली जो ना वर्ड जो है ना वो नॉर्मल आपका जो है ना इस तरह से समझ लें कि आपकी व्हीकल, आपकी गाड़ी, आपकी बाइक है, कोई भी चीज है ना, आपको उसको रन करने के लिए उसमें पेट्रोल डलवाना होता है, ठीक है ना। अगर आप पेट्रोल इसमें डलवाएंगे तो ऑब्वियसली वो आगे रनिंग करेगी, और सर्टेन अमाउंट में जब पेट्रोल एंड होगा तो वो गाड़ी आपकी रुक जाएगी, तो आपको रिफिल कराना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट गैस का वहां से आया है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों आया है, उसका कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि ये जब इथेरियम आप पढ़ेंगे तो इथेरियम को बेसिकली हम जो है ना वो एक सिंगलटन का नाम देते हैं, वर्ल्ड कंप्यूटर का नाम देते हैं। तो सिंगलटन और वर्ल्ड कंप्यूटर क्या होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब डिप्लॉय करते हैं किसी भी सर्वर पे,
तो वो एक सर्वर होता है, लेकिन जब इथेरियम पे डिप्लॉय करते हैं तो कंप्लीट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर रहे होते हैं। तो और ये होता है परमिशन लेस, अभी जो आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा था परमिशन लेस, यानी कोई भी डिप्लॉय कर सकता है, इसमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप प्रोग्रामर हैं, आपने एक प्रोग्राम जो है ना वो एक डेवलप किया, राइट किया और इथेरियम के ऊपर नेटवर्क पे डिप्लॉय कर दिया, यानी कि रन करा दिया, और उस प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी लॉजिक आपने लिख दी है, कोई ऐसा जो है ना वो स्टेटमेंट लिख दी है कि जो कि इनडेफिनेट टाइम वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, वो चले जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा इथेरियम नेटवर्क जो है ना वो क्रैश हो सकता है, और उसके अंदर जो है ना स्लोनेस के इश्यूज आ सकते हैं। तो क्योंकि परमिशन लेस है, कोई जो है ना इसका जो है ना वो चेक एंड बैलेंस नहीं, कौन डिप्लॉय कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इथेरियम ने इस चीज को जो है ना टैकल करने के लिए गैस का जो है ना एक जो है ना मैकेनिज्म जो है ना अप्लाई किया। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप जो है ना अपने प्रोजेक्ट को सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, तो उसमें एक सर्टेन गैस फीस जो है ना आपको साथ में देनी पड़ेगी। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है, आपको जिस टाइम के लिए, जितने भी टाइम के लिए चाहिए उतना अमाउंट आपको गैस में आपको देना होगा। उसकी खास जो है ना वो करेंसी होती है, करेंसी में पे करना होगा, वो डॉलर या रुपीज नहीं होती है, वो नेटवर्क की अपनी करेंसी होती है। उसमें फायदा ये होता है कि जो सर्टेन अमाउंट तक वो चलता रहेगा, ऑटोमेटिकली जब गैस जैसी कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी, इसमें कहते हैं बर्न आउट हो जाना, खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अगर आपको मजीद आपको उसको रन कराना तो मजीद आप गैस पे करेंगे। तो इसका बेनिफिट यही है, क्योंकि ये इथेरियम एज जो है ना इसको वर्ल्ड कंप्यूटर कहते हैं, और बहुत ही एफिशिएंट और जान किस्म का एक कंप्यूटर है, जो कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड ये एक सिंगल मशीन ये प्रिवेंट कर रहा है, यानी कि इसमें नोड्स होती हैं, लेकिन आपके लिए तो ये वर्चुअली एक ही कंप्यूटर है ना। जब आप इसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं, या उसको आप नेटवर्क पे जो है ना अपने सॉफ्टवेयर को पुश कर रहे होते हैं, डिप्लॉय मींस पुश करना, रन करना, तो जब उसको रन कर रहे होते हैं वो एक एज अ सिंगल कंप्यूटर होता है। वर्चुअली तो आपके लिए एक मतलब सिंगल कंप्यूटर कहेंगे, लेकिन अगर उसमें ऐसी चीज को रन कर दें, अगर आप अपने लैपटॉप में भी या डेस्कटॉप में भी ऐसी चीज रन कर देते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है, और वो आप खुद फील करेंगे कि आपका कंप्यूटर जो है ना वो हैंग होना शुरू हो गया, या सीपीयू हैंग हो रहा है, या रैम कंज्यूम हो गई है, ऑक्यूपाई हो रही है, तो फिर आप देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है, क्या ऐसी चीज इसमें रन हो रही है कि इसने बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया लैपटॉप को या डेस्कटॉप को। तो जैसे आप उसको क्लोज करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो आपकी स्लोनेस का इशू खत्म हो जाता है। तो इथेरियम के अंदर भी ऐसी है, जब इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं तो उसके साथ गैस का जो है मैकेनिज्म जो है ना वो लाजमी है। इसके अंदर भी मजीद जो है ना डिटेल है इसकी, कि आप कॉन्ट्रैक्ट जब जो है ना डिप्लॉय करते हैं उसकी एक बेसिक फीस होती है, तो बेसिक फीस तो आपको देनी ही देनी है ना, जो बिल्कुल मतलब जो स्टार्ट करने के लिए आपको बुनियादी एक छोटी सी फीस देनी है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा फास्ट रन हो, नोट्स उसको जो है ना वो प्रायोरिटी दें, तो एक टिप गैस भी होती है, यानी फर्दर आप गैस की जो है ना प्राइस बढ़ा दें, तो उसमें क्या होता है, नोट्स उस ट्रांजेक्शन को पहले पिक कर लेती हैं जिसकी फीस, इसकी गैस जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो होती है, और टिप्स उसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये भी एक चीज होती है कि आपकी ट्रांजैक्शन अगर उसमें फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, या उसको प्रायोरिटी चाहिए आपको नेटवर्क पे कि वो पहले वो रन हो, तो उसकी आप जो है ना वो गैस फीस को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। सर ये बताएं कि ये जो गैस की फॉर्म क्या होगी जो पे करते हैं ना, मतलब किस फॉर्म में हम करते हैं, यानी अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा हूँ उस सिस्टम में, तो उसकी फॉर्म क्या होगी कि मैं चार्जेस जो दे रहा हूँ वो मतलब अच्छा, मैं किस तरीके से बेयर मैं करूंगा? बता रहा था जी, मैं बता रहा था। इसमें देखें, आप पाक रुपए की भाई बात करते हैं ना, पाक रुपए का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है करेंसी का, पाकिस्तान रुपीस का बताइए। पैसा पैसा होता है ना, वो कितने होते हैं? एक पैसा 1 रुपये या में, मतलब 1 रुपी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा। 100 होते हैं ना, ठीक है ना। तो अब पैसा एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करेंसी है पाकिस्तान की, तो इसी तरह डॉलर का भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करेंसी, तो हर इस करेंसी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसमें वो ब्रेक हो जाते हैं। तो जो इथेरियम का जो है ना वो वे ही कहता है, WEI, आगे जाके पढ़ेंगे, वे कहते हैं उसको। तो इसके इसको अगर हम ब्रेक करते हैं ना, तो 118 जो है ना इसके अंदर आ रहे होते हैं, 1 इथेरियम जो है ना इसको हम ब्रेक कर रहे होते हैं, वेई के अंदर जो है ना इसको जो है ना सिंगल वेई जो है ना वो 1800 करके आता है, ये तकरीबन मेरे ख्याल से इसको अगर हम फिगर में अगर देखें तो काफी ज्यादा जो है ना वो अमाउंट बनता है। तो ये ब्रेक होके ये इतना जो है ना ब्रेक हो जाता है, तो ये गैस जो हम पे करते हैं वेई में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बस इस स्टेज पे ये समझ लें कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल अपना प्रोग्राम रन करना है, तो आपको फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए, 2 रुपए या 10 रुपए जो है ना वो देने की जरूरत नहीं। आप शुरू में जो है ना 1 पैसा दे रहे होंगे, 2 पैसा दे रहे होंगे, इसी तरह से जो है ना आप इसमें गैस की प्राइसेस जो है ना वो सेट कर रहे होंगे, दे रहे होंगे, लेकिन मिनिमम 1 पैसा फॉर एग्जाम्पल आपको देना होगा। तो वो एक बेसिक फीस होती है जिसको क्यूई कहते हैं, गीगाबिट वे। तो वे जो है ना करेंसी होती है जो कि एक बेसिक जो है ना इसका यूनिट होता है इथेरियम का। तो करेंसी जैसे हम तो कुछ पे करते हैं तो कुछ होल्ड करते हैं, तो वो पे करते हैं ना, कुछ पार्ट विद करते हैं अपने आप। वो आपके यहाँ पे पास
ये जो कॉन्सेप्ट जो है ना, ये थोड़ा सा वेग है, क्योंकि मैं भी जैसे नॉन प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से हूँ, जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम करेंसी पे कर रहे हैं किसी भी यूनिट में, किसी भी नाम से हो, लेकिन वो जो पे, मतलब मैं उस पे इंगेज कैसे होऊंगा, होल्ड कैसे करूंगा, उसको पे कैसे करूंगा, ये चीज, मतलब मैं वो हाँ, ये भी तो करेंसी। जी देखिए, आप जब भी आप बेसिकली जो वॉलेट की बात हो रही है बार बार, वॉलेट के आपके पास जो है ना ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करने के लिए आपके पास वॉलेट होना जरूरी है। अगर वॉलेट नहीं होगा तो आप ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। और तो आप जो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वॉलेट है और मेरे पास एक वॉलेट है, आपको मुझे करेंसी ट्रांसफर करनी है तो वॉलेट के थ्रू जो है ना वो ट्रांसफर हो रही होती है। तो उसमें ट्रांसफर होने का मैकेनिज्म क्या होता है कि आपका एक यूनिक अकाउंट होगा वॉलेट के ऊपर और मेरा भी यूनिक अकाउंट होगा। तो आप अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में जो है ना वो एसेट जो है ना वो ट्रांसफर करोगे। सिमिलरली जो जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का भी एक जो है ना एड्रेस होता है। जब भी आप डिप्लॉय कर रहे होते हैं एक सर्टेन इसका एड्रेस होता है, तो इस एड्रेस के ऊपर जो है वो अपना जो है ना इंटरेक्ट करता है दूसरे अकाउंट से। यानी कि एक अकाउंट से मैं अपने अकाउंट से कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट पे कुछ जो गैस है वो ट्रांसफर करूंगा, जो आपके अकाउंट में ऑलरेडी जो है ना वो कुछ एसेट होगा, कुछ करेंसी होगी। तो वो खुद आ अगर जाएगा। नहीं होगी तो जी जी वो आप उसको अप्लाई करेंगे, देन आपके अकाउंट से कुछ पैसे कटेंगे, जो है ना वो डेबिट हो जाएंगे और उसके अंदर जो है फीस जो है ना अप्लाई होगी, गैस अप्लाई होगी, तो देन वो रन होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, आपके पास गैस नहीं है अवेलेबल, तो वो आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो इनिशियल लेवल पे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे ना, थोड़ा सा आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इनिशियल लेवल पे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, तो इसमें इथीरियम ने ना हमें टेस्ट इन्वायरमेंट भी दिया हुआ है। तो हमें जो है ना काफी सारे टेस्ट जो है ना वो इथीरियम और जो है ना वो गैस जो है ना अवेलेबल होती है, तो इसमें आप बहुत सिफिशिएंटली जो है ना वो एफिशिएंटली जो है ना अपना जो डेवलपमेंट और लर्निंग फेज वाला है ना बहुत इजीली कर सकते हैं। उसमें ऐसा परेशान होने की बात नहीं कि अगर आपके पास इथीरियम नहीं है वॉलेट में तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अभी इस स्टेज पे ऐसा नहीं होगा, आपके पास टेस्ट नेटवर्क भी मौजूद है, बहुत सारे नेटवर्क की टाइप्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे आगे आके इथीरियम के अंदर। तो वो हमें फ्री जो है ना इथीरियम दे रहे होते हैं। यार थोड़ा सा टेक्निकल सवाल सर आपको जरा मुझे मालूम करना था कि तो वो स्लाइड्स का बता दें कि स्लाइड शेयर करेंगे। स्लाइड शेयर नहीं करेंगे, सारा कंटेंट की बुक्स की फॉर्म में और लिंक्स की फॉर्म में अवेलेबल है, आप उधर से देख लें। ये स्लाइड सिर्फ पढ़ाने के पर्पस के लिए बनाई गई है, नंबर 1। नंबर 2, स्लाइड शेयर करते हैं ना तो चैलेंज ये आता है कि लोग है ना फिर बुक्स को अवॉइड करते हैं पढ़ना, ये स्लाइड्स पढ़ के ही समझते हैं हम सब ब्लॉकचेन आ जाएगी हमें। कल की क्लास में तो किया था, ये तो हमारे डिस्पोजल पे होना चाहिए ना कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो मतलब हमें कोई रेफरेंस मिल जाता है ना स्लाइड से, इसको रिकॉल करना इजी हो जाता है। मतलब इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे, अभी तक हम ब्लॉकचेन के किसी कोर्स में नहीं दे रहे। नंबर 1। नंबर 2, एक और बात बताएं यार, मुझे ये वीडियो प्ले करनी है, इसकी ऑडियो किस तरह मैं शेयर करूंगा? अभी आपको ऑडियो तो नहीं आ रही होगी ना इसकी? आवाज आ रही है इसकी? ये आ रही बिल्कुल आ रही, स्लो है थोड़ी लेकिन आ रही। अगर लैप इसमें कुछ तरीका होता है ना इधर से कुछ ऑडियो एडिट करके डायरेक्ट लैपटॉप को ऑडियो उठाने का, कुछ किसी को आइडिया है? आपका वॉल्यूम कम शो हो रहा है यूट्यूब में। हाँ वो मैं तो माइक से उठा रहा होगा ना वो तो ऑडियो, इससे कहीं ऑडियो की सेटिंग से किसी को आइडिया है कि ऑडियो किस तरह उठाते हैं? वरना मैं माइक ही शेयर कर देता, माइक से ही कनेक्ट कर देता हूँ। On the island of Yap, located in what is now Micronesia. Yapese people had stones like this everywhere. This is a Yapese coin. It was their money. It's about 200 kilos, so spending these like modern coins, that posed a bit of a problem. Well, the Yapese solved this by not ever physically moving the coins. The coins were placed in very visible locations on their tiny island. Every adult Yapese knew who the owner of each coin was by memory. When two people wanted to transact, they would announce the change in ownership to the other Yapese, who would all update their knowledge of whom the coin belonged to. Voila, the coin was exchanged. The Yapese were using what we would call a distributed ledger. It's a ledger in that each Yapese had a mental record of the ownership of all coins, and they would mentally update that ledger anytime there was a transaction. It's distributed in that the ledger wasn't just known by one person, it was known by all people.
Now, the Yappies could have asked one person to keep track of the mental ledger coin. That person would have to be really trustworthy in terms of both honesty and administration skills. The monopoly that person would have on transaction activity might lead them to charge a fee or make rules for who and when one can transact. And problems would arise if that person fell ill, decided to leave, or if their integrity was compromised in some way. That central person would be a bank. Distributed ledgers perform many bank-like functions without requiring trust in a central entity. In the Yappies example, a person can't tamper with the ledger and claim ownership of a stone that doesn't belong to him, lest all the Yappies come forward and contradict his claims based on their knowledge of the ledger. So fraudulent transactions aren't likely. Also, if one particular member of the tribe isn't available or moves away, thereby losing a copy of the ledger, transactions can still be validated by the other Yappies. So the system is fault resistant. Perhaps most interesting is what happens if a coin gets destroyed or lost. In one instance, a large stone fell overboard on the way back from the island where they quarried the stone. No problem, the other Yappies decided. We can imagine your coin sitting there in the ocean, we'll give you credit for it, and we will mentally use it for transactions like we do with the others. So even if for all practical purposes the coin doesn't even exist, they could still use it to transact. Distributed ledgers turn out to be one of two key concepts you need to understand blockchain. But before I explain blockchain further, let me first tell you a way to summarize the book War and Peace in just 20 letters. It turns out that every book has a unique, untraceable fingerprint. There are certain functions, by which I just mean mathematical equations that computers use, where if you put in a book or a string of characters, you get out the other end a unique 20 to 30 digit code. This code will be unique to any given input. So when you put in War and Peace, you'd get a 20-digit gibberish code. If you put in the exact same copy of War and Peace, but with one comma changed, you get a totally different 20-digit code. These codes would be different. You'd be unable to connect either code to one another or the original versions of War and Peace. Functions that do this have some amazing uses. You can use them to validate information. Let's say you were about to sign a lease and you wanted to make sure that you're signing the same copy as the landlord. You could drop your version and the other into the function, and if there was even a comma difference, they'd yield different 20-digit codes. You can also use functions like this to obscure your identity. You could combine your personal चलें मेरी आवाज आ रही है ना आपको? पहले मैं इधर वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलें, अभी तक हमने क्या इसमें बताया गया? इसमें बताया गया कि ब्लॉकचेन को एक इसने ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पुराने जमाने में एक येपी का गांव था कोई इनका, तो उसमें बता रहे कि वहाँ उनकी प्रैक्टिस ये थी कि बड़े बड़े पत्थर रखे हुए होते थे मुख्तलिफ उस आइलैंड के कोने पे, और वो लेजर इस तरह मेंटेन करते थे, सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज लेजर की एग्जांपल है ये। वो लेजर इस तरह मेंटेन करते थे कि जिसका कोई लेन देन होता था ना, जिससे लेने होते थे देने होते थे, वो किसी एक वो जिसके पास स्टोन होते थे, वो अकाउंटेंट होते थे, सॉर्ट ऑफ, तो वो उनके पास जाते थे और वो उनके पास अपने लेजर को अपडेट करवाते थे कि यार इसको मैंने ये माल बेचा है, इससे ये लेना है, इसको ये देना है। और वो जब उसके पास रिकॉर्ड अपडेट करता था, वो बाकी फिर कम्युनिकेट करते थे तो बाकी अपने पीआर लेजर वालों को कि यार आप लोग भी ये सब रिकॉर्ड कर दो, ताकि अगर ये मेरा रिकॉर्ड अगर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से मेरा ये स्टोन अगर डैमेज हो जाए या मैं इंतकाल हो जाए मेरा या कुछ मसला हो जाए, तो बाकी जितने आइलैंड्स के कोने पे वो पत्थर पड़े हुए उनके पास सारा रिकॉर्ड अपलोड हो जाए। तो ये एक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इधर से आया था। फिर अब ये हैशिंग की बात बता रहे हैं। अब हैशिंग को इधर से हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो देख लेते हैं, फिर हम हैशिंग के बारे में और डिस्कस करते हैं। Personal info, your name, date of birth, hair color, into a string of text and put that text into the function to generate a unique 20-digit code. You then use this code as your internet identity to conduct business online, confident no one could connect it back to you.
But if later someone wanted to verify that it was you who owned the code, you can show that you know the only combination of inputs that can regenerate that code. Functions that do this are called cryptographic hash functions, and they are the second concept you need to understand blockchain. First, though, let us go back to the idea of invisible coin. We know from the island example that a distributed ledger allows you to transact with coins, even if the underlying coins don't exist, just like the coin at the bottom of the ocean. We also saw how it is nearly impossible to steal coins. This was because each Yapese knows who owns a given coin and whether any transactions have changed that ownership. Now imagine that these ledgers, instead of being stored in people's heads, are stored in computers online around the world, managed by incentivized volunteers. It would still work just like with the island. Each computer would have a copy of the ledger showing coin ownership that's visible and known to everyone. Every time a person wanted to make a transaction, she would just announce to the computer network her intention to send coins to someone else. All those computers, upon hearing that announcement, would update their internal ledger by deducting a coin from her and adding a coin to the other person. We would only be missing two things to make this workable in the real world. First thing we're missing, we need a way to disguise the identities of people on the public ledger, since most of us aren't going to put our names and transaction history in public view. We can solve this with a hash function. Each person's identity details can be reduced to an unrecognizable 20-digit code, where only the owner knows the inputs required to generate the code, thus anonymizing participants. The second thing we'd be missing to make this workable is a way to quickly compare ledgers between computers, to make sure they're starting from the same version of the transaction record. We can also address this with a hash function. Each computer can turn its ledger, which is just computer text, into a 20-digit code and compare it with codes for ledgers on other computers. If the codes all agree, we know the ledgers are the same. If they're the same, it's likely they represent an accurate view of coin ownership. Implicitly, this makes it almost impossible to tamper with the ledger, because to do so, a person would have to tamper with 1,000 other ledger copies stored independently in computers around the world. We've just invented Bitcoin, the digital currency we've all heard so much about. Bitcoin is a shared distributed ledger to transfer invisible coins. Anyone can join this ledger by creating a 20-digit coded identity and obtaining coins from some other users in a transaction. Those concepts, the distributed ledger coupled with hash functions, those together are often called blockchain, or sometimes just distributed ledger. The first blockchain was built to enable Bitcoin, but blockchain can be so much more. To illustrate that, we need to see how modern airplanes have become just like iPhone. A year ago, I was taking a flight that had to abort takeoff by coming to a screeching halt halfway down the runway. The captain reassured us it was a minor problem with the wing. You know, the part that keeps the plane in the air. Not to worry, he said. The mechanics would get it sorted. But a bit later, he came back on to let us know it was not a mechanical issue. It was a software bug. No big deal, he said. We're downloading a software patch and should be good to take off in 20 minutes. So while my iPhone is downloading a software update from Apple, my airplane is downloading some Do Not Die update from the airplane manufacturer. This led me to a dark realization. If there are bugs with Wing software, there could soon be Wing software hackers. And such worries actually intensify as we enter the world of autonomous cars, robots that perform surgery, and computers that give financial advice. In fact, professors at University of Michigan demonstrated it was possible to kill patients who have pacemakers by hacking their devices wirelessly. A lot of smart people think blockchain can help give us some security in this automated world. Take the hacked plane scenario. Picture 100 planes around the world, each communicating to one another on a network. Before takeoff, my plane could take its Wing software and dump it into our friend, the cryptographic hash function, thus generating a unique 20-digit code. You could then imagine the other 99 planes all have ledgers for one another with records of the appropriate 20-digit code each plane should have for its Wing software. My plane could compare the code generated by its wing just before takeoff with the code stored on ledgers in the other 99 planes.
If the codes match, my plane can be sure that its software has not been tampered with. Why? Because a hacker would have to have changed the ledger on all 99 other planes for my code to agree with the code stored there. If the plane was autonomous, it could decide not to take off unless all 99 planes gave it the okay. A world of safe, smart devices is enabled. And this contrasts with how we solve this today. The plane would have had to have communicated with a central server, a single point of failure, vulnerable to fault, tampering. That central server would also be in a closed system owned by one company, making it hard for other devices to interoperate. Blockchain could change all of this. By removing the need for a trusted central intermediary, blockchain could open up new ways of working that are hard to even predict today. With the trend towards faster technology adoption, blockchain is likely to make its impact known sooner rather than later. We hope this video will help you get ready. अच्छा, वैसे तो क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। हम शायद इसके अलावा कोई और वीडियो क्लास में प्ले नहीं करेंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? इस वीडियो में बहुत सारे मैसेजेस हैं। बेसिकली हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो इस वीडियो के जवाबात पे बेस करेगी। हम ये हैशिंग, टू वे इंक्रिप्शन, डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ टर्मिनोलॉजीज तो हमने आज डिस्कस कर ली है, मगर इसको ये वीडियो का लिंक चैट पे आपको मैं दे भी देता हूँ, और ये कोर्स आउटलाइन के अंदर भी लिखा हुआ है। चला गया, तो इसको एक और दफ़ा नेक्स्ट क्लास से पहले ज़रूर देख के आ जाइएगा। हम जो स्टार्ट करेंगे ना, वो इस जो नेक्स्ट क्लास हमारी डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे, वो हम इस वीडियो के डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। इसमें जितनी टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई हैं, के क्वेश्चन हैं, वो आप सॉर्ट आउट कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन हो, बहुत सारे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे आंसर मिल गए होंगे। तो बस यहाँ क्लास ऑफ करते हैं और इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हैव अ वेरी गुड। क्वेश्चन पूछना था, सॉरी टू इंटरप्ट हियर, कि जिस तरह ये इथेरियम की बात कि गैस फीस वगैरह है नॉल, तो हमारे जो फ्यूचर में जितने भी जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, बस अगर क्लास ऑफ हो चुकी है टेक्निकली। थैंक यू सो मच, और कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में जो सिलेबस आप सबको मिल चुका शेयर फोल्डर पे है, अगर नहीं है तो मैं आपको चैट विंडो में ये सिलेबस शेयर कर देता हूँ जिसपे सारे लिंक्स अवेलेबल है। मैं पूछ ये रहा था आपसे कि जिस तरह इथेरियम के की गैस फीस और इथेरियम पे ही हमने वो फर्दर डेवलपमेंट वगैरह करनी है, तो फ्यूचर में हमारे जितने भी यूज केसेस होंगे उसमें इधर इट्स रिलेटेड टू क्रिप्टो या जो भी वो डिफरेंट है, तो हमें उसमें इथेरियम की या मेटामास्क से मिलते जुलते के जो वॉलेट्स हैं उसकी जरूरत पड़ेगी थ्रू आउट अवर ब्लॉकचेन जर्नी लाइक इन प्रोफेशनल कैरियर आल्सो। और जी बोले। जी सर, यही मैं पूछना चाह रहा था कि उसकी हमें यानी इथेरियम की और वो गैस फीस की और डेवलपमेंट के लिए थ्रू आउट हमें जरूरत पड़ेगी। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज कि हमें कोर्स के स्टार्ट में यानी नेक्स्ट जिनका यानी बैकग्राउंड कोडिंग वगैरह नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह नहीं है, तो वो जावास्क्रिप्ट वगैरह को या कुछ ऐसी चीजें बताएं जिसको हम